बेहतर, मेरे हिसाब से और भी बेहतर है कि अगर उस राज्य का नहीं हो रहा तो ड्राफ्टिंग बना के किसी दूसरे राज्य से दे दिया जाए। डाक खर्च, डाक से आजकल सब रजिस्टर डाक से भेजना है, चाहे मैं मध्य प्रदेश भेजूं या छत्तीसगढ़, मुझे 22 रुपए ही लगेना है, शुल्क 10 ही रुपए लगना है। तो मैं यहाँ से भेजूं, आप ड्राफ्टिंग ना कर, तो वो व्यक्ति मुझे किसी भी रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ में आके वो दबाव नहीं डालेगा। बिल्कुल तो सही कह रहे हमें हैं आप। अब ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें हमें क्या है, इनसे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। गांव जी भर के आदमी हम लोग अगर लगाते हैं कोई भी आवेदन तो हमको नहीं मिलता है। तो जैसे मैं तो अब अधिकतर वैसे ही करता हूँ, किसी दूसरे जगह से लगा के जानकारी भी निकलवा लो, उसके बाद जब जानकारी आ जाए तो मैं आपको फिर पुनः दे दूं और उसका आप पोस्टमार्टम कर लीजिए कि वाकई में सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जानकारी निकालना बहुत दुखद है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप से हमें प्रताड़ित करते हैं, समय लेते हैं और मिथ्या आरोप लगाते हैं। भाई आपको इतनी तकलीफ है तो धारा 4 में सबको सार्वजनिक कर दीजिए ना, हम ऑनलाइन देख लेंगे, हम एक भी आवेदन आपको नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये न करते हैं न करने देते हैं। तो भी ये न करते मेरा हैं और न विचार यही करने है। देते हैं, दूसरा क्योंकि दूसरा क्योंकि चीज इनका ये है कि मैं हर आरटीआई कार्यकर्ता को एक ही चीज कहूंगा कि वो कम से कम ये बिना हथियार के, बिना कुछ चीज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे हमेशा किसी ने, चाहे वो आप अपने गूगल से निकाल कर भी पीडीएफ से पढ़ सकते हो या अपना एक कोई भी बुक लिख सकते हो, उसको धीरे धीरे पढ़िए। आप क्या है, धीरे धीरे धाराएं को पढ़ेंगे, जानेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। हमें फेस टू फेस होना पड़ेगा जल सूचना अधिकारी से, प्रथम अपनी अधिकारी से और राज्य सूचना आयोग में भी। जरूरी नहीं है कि सब हमारे फेवर के लोग रहे, लेकिन जब तक हम कानून को जानेंगे नहीं तब तक हम उनका प्रतिकार नहीं कर सकते और अपने अधिकार को मांग भी नहीं सकते। बिल्कुल सही आपने इसलिए कहा। ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है सर, इतना ही मैं कहना चाहूंगा और बाकी मित्रों को भी अब समय देना चाहूंगा। जी, धन्यवाद विनोद जी आपके संबोधन के लिए। और आपने जो बात कही है कि संगठित होकर के काम करना, और जो ज़्यादा संवेदनशील ऐसे मुद्दे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यदि हम अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हम डील करते हैं, तो सामने वाला कहीं न कहीं दबाव की स्थिति निर्मित करता है। उसके लिए बेहतर तरीका है कि जितने भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, वो प्रयास ये करें कि दूसरे स्टेट्स के या दूसरे जिले के लोगों के माध्यम से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आरटीआई लगवाएं, जिससे दबाव की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाए, या दबाव बन ही नहीं पाएगा इस तरह से। ये भी एक अच्छा तरीका है, ये संगठित तौर पर ही हो पाएगा। हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा जी भी जुड़ चुके हुए हैं, वकील साहब हाई कोर्ट के। और नित्यानंद जी, क्या हमारी आवाज आपको सुना? हमें लगता है कि नित्यानंद जी जुड़े थे, लेकिन जस्ट जैसे ही हमने बोला वैसे ही वो कट हो गए क्या, या कोई नित्यानंद जी शायद कोई समस्या हो? शिवानंद जी जी क्या हाँ मेरी हाँ, शिवेंद्र जी, हाँ मिश्रा, शिवेंद्र जी की आवाज आ रही है। हाँ शिवेंद्र जी, जी 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 स्वागत है आपका, बताएं सर। जी जी हाँ देखिए, इसमें तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनके जो इतने हौसले बुलंद हो गए हैं भ्रष्टाचारियों के, तो कहीं न जी कहीं समाज में हम सब लोगों की कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कमी के कारण होता क्या है कि ये सरहंग प्रकृति के अपराधी हैं। पहले चोरी करते थे। जैसे यदि कोई व्यक्ति थोड़ा-सा गलत करे, समाज के लोग उसका विरोध करते थे, उसको मतलब सामाजिक निंदा होती थी। अब जो समाज में जी आजकल व्याप्त हो गया है, ये चीज़ें प्रचारित हो गई हैं, कि ये सरपंच देखो बड़े दमन सरपंच हैं, ये सरपंच रहते हुए 50 लाख कमाए। अब ये चर्चा होती है, ये सरपंच रहते हुए 1 करोड़ कमाए। अब समाज में ये कोई कहने वाला नहीं है, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सरपंच रहे और मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। ये सरपंच रहे और ये साइकिल से चल रहे हैं। उनकी माने एक तरह से सामाजिक निंदा टाइप की होती है। यानी लोग ये हाँ दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे सरपंच रहे, ये बड़े अच्छे बाबू रहे आरटीओ के, जिन्होंने बाबू रहते हुए करोड़ों कमाए। पहले क्या होता था कि लोग उसको चोर कहते थे। समाज में उसको ये था कि इन्होंने चोरी करके कमाया है, गलत तरीके से धन कमाया है। जैसे आप ग्राम पंचायत में ही देखिए, जब से आपने ये बीड़ा उठाया कि हमको शिकायत करनी है, तो देखिए कैसे लोग आते गए। एक तरफ से 100 लोग आगे आए, कई लोगों से डिस्कस होने लगा। तो देखिए, जो हमको लगता है कि इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि समाज में जन जागरूकता लाना।
और जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, जैसे आपने सरपंच के खिलाफ कोई जानकारी लगाई, आप गए, बाकी लोगों को ये लगता है कहीं सरपंच साहब को पता ना चल जाए कि हम भी इनकी शिकायत में थे, है कि नहीं? बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोग सरपंच इसी साहब जो बोले मेडिएवल उनको मेडिएवल की जो मानसिकता है, जो मेडिएवल टाइम की जो मानसिकता है, लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इसके लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो कुछ अभी मुट्ठी भर गाँव लोग हैं। जी, गाँव में हमने देखा कि एक योजना थी, मेड़ बंधान योजना थी। कई लोगों से हमने चर्चा में भी सुना, और एक समय गाँव में वो था, गौशाला का सार बनती थी, हवा-हवा बनती थी घर में क्या लोगों के यहाँ, पशु शेड उसको उनको बोलते थे, पशु शेड योजना, ये नहीं कैटल शेड। पता था। हाँ, पर क्या योजना थी उसको हमको ज़्यादा आइडिया उसके बारे में नहीं है, बनता था, हमको ये जानकारी मिली थी। जी, तो उसमें सरपंच लोग क्या करते थे कि साइन करा लेते थे, बोलते थे 10,000 रुपए ले लो, हम तुमको दे रहे हैं, बाकी तुमको मिलता नहीं। बड़े मुश्किल से बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए सैंक्शन कराया है। और वो चिन्हित करते थे कि कौन-कौन ऐसे लोग हैं कि जो बोल नहीं पाएँगे। और वो लोग क्या मानते थे, सरपंच का एहसान, जब तक कि दे देखिए दिया हमें। जन जागरूकता नहीं आए, हाँ, कि सरपंच साहब ने हमको दे दिया, सरपंच साहब ने हमारा बीपीएल में नाम जोड़ दिया। अब वो पता चला कि 25 लोग हैं, मनरेगा में उनका नाम जोड़े हैं सरपंच साहब, और साइन कर के खुद पैसा निकाल रहे हैं। तो देखिए, ये तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब आप गए, हम गए, तीसरा व्यक्ति गया, उनको ये लगता है कि 2 व्यक्ति हमारा क्या कर लेंगे। तो नहीं, इसलिए ये उनकी सबसे सोच पहले गलत देखिए है हम वैसे। लोगों को, हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही लोगों आपने को क्या कहा है है कि हमें। जब तक जी, देखिए लोग जागरूक हो रहे हैं, इसमें अब सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग शिकायत करने लगे। हम देखते हैं कि आरटीआई हेल्पलाइन नंबर में 2 ठो 3 ठो फ़ोन डेली आते हैं। हम हैंडल करते हैं, नहीं, अभी देखते तो हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या, इसमें इन्होंने कम आ जानकारी रहे नहीं दी। हैं। तो जी, मिश्रा जी कम कॉल आ रहे हैं। जी, क्या जी, हाँ, होता क्या है ना, एक्चुअली कॉल कम आने की वजह ये है कि लोगों को ये लगता है कि हम मीटिंग में पूछ लेंगे, या कि ये जैसे ये ज़ूम मीटिंग होने लगी गुरुवार को भी, इसकी भी वजह से थोड़ा-सा उसका प्रचार-प्रसार हो तो रहा है, लोग वो कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए क्या है कि इसमें अंकुश लगाने का यही एक उपाय है। जैसे आपने कहा एक कि सब एक लोग एक एकजुट हों। महोदय एक जी शिवेन जी, एक जी, हमारे महोदय हैं जो एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपके चैट बॉक्स में। इन्होंने पूछा है कि हाँ, आरटीआई हेल्पलाइन नंबर क्या है बताएँ? तो थोड़ा-सा उसको अनाउंस करके आप बता दीजिए। हाँ, नंबर है 94 24 50 94 94। ये हम उसमें डाल देंगे, ग्रुप में तो डाला हुआ हाँ, है। बिल्कुल। हर हफ्ते जो आरटीआई के लिए जो सूचना दी जाती है, हाँ। उसमें डला जी, हुआ जी। है। हाँ, आ गया शायद, कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है। जी, ये नंबर है। तो नंबर पता चल गया है हमारे साथियों को और इस नंबर का उपयोग करें बिल्कुल। नंबर पे किसी को भी कोई आपको दिक्कत है, किसी को प्रथम अपील बनवाना है, द्वितीय अपील बनाना है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है, जो भी लोगों की समस्याएँ हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी शिकायत है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए जी, धन्यवाद। हाँ। सबसे बड़ी बात जी, ये है मिश्रा जी। कि हाँ, जी, सबको साझा प्रयास करना चाहिए, एकजुट होके। ये नहीं सोचना है कि शिवानंद जी बस आवाज़ उठाएँ, हम चुप रहें, हम साइलेंट रहें, कि हम पर्दे के पीछे रहें। जब भ्रष्टाचारियों को ये लगेगा कि इनकी एकजुटता ज़्यादा है, ये हमारी हमसे ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं, तो धीरे-धीरे जैसे अब हमारे रीवा में दबने लगे लोग। सरपंचों को ये पता चल गया, जैसे चोर गिरोह है रीवा एक दिन चोरों के गिरोह ने ज्ञापन दिया था कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भ्रष्टाचारी हैं, शिवानंद जी, जी, अभी जी। घाट सुना ऊपर था ही हो हमने रहा है भी सर, सर। नीचे है नहीं ना? हो रहा है। जी, बिल्कुल। ये सारे चोर इकट्ठा हुए। हम लोगों की भी इच्छा है कि एक दिन हम लोग इकट्ठा होके इनके खिलाफ ज्ञापन दें, और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप प्रमाणित करें कि ये घूस हाँ। लेते हैं, ये पैसा लेते हैं। ये चीज़ हमने पेपर में पढ़ा है, इनके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, इनको नोटिस भिजवाएँगे, क्योंकि इन्होंने निराधार कैसे कह दिया। किसी को चोर कहने से पहले उसका प्रमाण रखना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं इस मीटिंग बिल्कुल। के माध्यम से कि एक दिन हम लोग भी एकजुट होके और इनके खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपें,
ताकि इनको पता चले कि हम ही बस नहीं है, ये लोग भी एक्टिव हैं। जी, बोलें शिवानंद जी। जी, बिल्कुल मिश्रा जी। इनको जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। वैसे इनके हौसले पस्त हो गए हैं। जब आदमी इस तरह से हथकंडे में आ जाता है तो मिश्रा जी आपको पता है, उसके समस्त जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो इस प्रकार से हथकंडे में आता है। तो हम तो इनके इस छटपटाहट पर हमें थोड़ा-सा दया आती है इनके ऊपर। ये एक्चुअली क्रोध के साथ-साथ ये सब दया के भी पात्र हैं और हम इनको देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी दयनीय स्थिति हो रही है और ये और भी दयनीय स्थिति होती जाएगी। ये जी। कहा गया है कि नारद देखी बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। अब आप संत हैं, आपका चित्त कोमल है, इसलिए आपको इनके ऊपर दया आती है, बाकी ये दया के पात्र नहीं है। ये इनका जो गिरोह है, ये तो बिल्कुल जैसे को तैसा वाले में है। भैया जी, जी। शिवन भैया जय श्री राम, मनीष तिवारी बात कर रहे हाँ, जैसे अरे हाँ, जी, जी। मनीष कुमार तिवारी जी, जय श्री हैं। राम। भैया जी, बिल्कुल। भगवान ही रावण पे ही दया किए हैं, तो अब तो संत जी हैं, तो संत जी तो राक्षसों पे दया करेंगे ही। ऐसा है कि वही तो मनीष जी। दया के बाद भाई हम चाहिए ऐसा है। सुनिए हम अपने इष्ट देवों के ही मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, वही उनको वही उसी वही तरह से जवाब दिया जरूरी है। जाएगा। रावण की तुलना मत करिए, रावण को भी कलंकित मत करिए, रावण की तुलना इनसे की नहीं जा सकती है। अच्छा, महारावण करें क्या? हाँ, नहीं ये ये कलयुग के जो रावण हैं, ये उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, बात तो सही है। वो भी गए गुजरे थे, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा गए गुजरे हैं। इनका मतलब ये है शिवन मिश्रा जी का। जाता भी था, मतलब उसको अपना भला बुरा पता था। इनको हम्म। पता नहीं है, इनको कुछ भी पता नहीं लेकिन है। लेकिन उसके जैसे मत तो भ्रष्ट हो गई है इनकी, देखिए कि वो तो क्या हरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कुछ समझ में इनको भी नहीं आ रहा है। योग्य ना होते तो ये इस कदर मुकाम में पहुंचते ना। अब इनकी मत जो भ्रष्ट हो गई है, तो ये भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं और अनर्गल बातें करते हैं, किसको क्या बोलना है, कि ये सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो जिसकी मत भ्रष्ट हो जाए तो एक रबड़े की तुलना में आएगा ये सब। भाई क्या है कि अभी तिवारी जी, जब आदमी अनैतिक अनैतिक तरीके से जब धन अर्जित कर लेता है और उसका अनैतिक तरीके से अर्जित धन का जब प्रभाव पड़ता है, तो वो बुद्धि को सबसे पहले आदमी का भ्रमित कर देता है। ये अनैतिक धन है। एक कहावत भी है, कहा जाता है हमारे गायत्री शक्तिपीठ में कि हम जब नाश माननीय मनुष्य श्री का राम छाता है शर्माचार्य तो जी जैसे पहले महान संत सही 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 बात है, सही विवेक बात मर मर जाता जाता है। है। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही आपने कहा है विनीता जी। और साथ में जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली स्थिति है। तो ये जो भ्रष्टाचार का अपना अन्न खा रहे हैं, आम जनता, गरीब जनता का खून चूस करके और उसका जो अधिकार ये खा रहे हैं, तो इनकी बुद्धि ऐसी ही बनेगी, तभी तो इनका कल्याण होगा। और इनके कल्याण का ही समय आ गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर भ्ष्टाचार ये किए जा रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार सिद्ध हो रहे हैं और इनकी यदि हम छटपटाहट, लोग ऐसे लगे इनकी ही जो रहे तो स्थिति है। निश्चित, हम लोग यदि अपने उसमें अडिग रहे और तत्परता से, तो इनका विनाश निश्चित है ना, और होगा। तत्परता हमारी जैसे आपका कहना है, हमारी जी जी हाँ तिवारी जी जी आपका कहना है कि ये हम लोगों की विकास की सीढ़ी है, जो उनकी छटपटाहट दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है, अनर्गल बातें, तो हम लोगों की सफलता की सीढ़ी चढ़ने के एक वो है, एक आईना है कि हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग रुके ना, चलते रहे, है ना। एक जी जी उनकी भी एक सीढ़ी होती संघ है। सामने आ गया। इनका मतलब हम्म जैसे जो सरपंचों से पैसा वसूल के संघ बनाए हुए हैं, फर्जी संघ, वो संघ हम्म पदाधिकारी आ गए। कोई मतलब नहीं है। ये संघ चंद मिनटों के लिए है, चंद घंटों के लिए है। ये तो जब वही इनकी बात आएगी, सब संघ बिखर जाएगी। कोई संघ नहीं है, ये चार टुकारी लोग हैं। ये कुत्ते लोग जब तक खाना पाते हैं तभी दौड़ते हैं, इसके बाद जब खाना उनका बंद हो जाता है टुकड़ा, तो फिर सीधे बैक हो जाते हैं, है ना। ये सब उनको संघ नहीं कहते हैं। संघ लोग हम लोग बनाते हैं, ये हम लोगों का संघ कहा जा सकता है कि हम लोग एक न्याय की लड़ाई की संघ लड़ रहे हैं, किसी हित की कर रहे हैं, गरीब की हित की कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कर रहे हैं, इसको संघ कहा जाता है। इनको तो कुत्तों की फौज कही जाती है कि जब तक इनके पीछे टुकड़ा फेंकते हैं, कुत्ते पीछे पीछे भागेंगे, है ना। और जिस दिन रोटी टुकड़ा मिला, मांस का टुकड़ा खत्म, ये भाग गए। तो इनको डरने की जरूरत नहीं है, और अति ज्यादा नहीं दया तो भी तिवारी जी, इनको इनके कर्मों का मिल जाएगा, मिल रहा है। और ये इतने विशेष नहीं है कि हम लोग इनको इतना ज्यादा हाईलाइट भी करें, हमें तो ऐसा लगता कोई है। मतलब नहीं, कोई क्योंकि मतलब यदि नहीं, इनको इनके आप ज्यादा जिनको ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो ये कोई मतलब के नहीं है। इनका इनके बारे में अपन ज्यादा
कोई ऐसा मुद्दा आए राष्ट्रीय और इस तरह से हमारे लोगों के स्तर का, तो हम उसमें अपनी बात रखें। इनको बक-बक करने दीजिए, इनको इनके जवाब मिलते रह जाएँगे और सब लीगल तौर पे जैसा कि वकील साहब ने कहा है, सब व्यवस्था चल रही है। और अब हम यहाँ पर अन्य हमारे जो साथीगण हैं, जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित करेंगे कि आपका यदि आरटीआई से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, तो कृपया आप लोग अपना रखें। कोई भी अच्छा, देवेंद्र अग्रवाल जी भी इसमें जुड़े हुए हैं रायपुर से, और बहुत अच्छे आप भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, और आपके भी सेमिनार्स वगैरह निरंतर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। प्रतिदिन इनफैक्ट आपने बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से काम किया है, 20-25 दिन लगातार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके, और आप ये भी बहुत एक कड़ी मेहनत वोकल, एक करता अच्छी थी। वॉइस के तौर पे उतरे। ब बहुत ज़्यादा। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, आपका स्वागत है, और कृपया आप भी अपनी कुछ बात रखें। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। देखिए आप लोग जो कर रहे हैं वो बेहतरीन है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और सभी हम सब साथियों का जो विचार है कि हम सब मिलके काम करने के लिए करें, और ये सब जूम मीटिंग वगैरह ने हम सबको पास में ला दिया है। हम अपने विचारों को अब साझा कर पा रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा विजय के लिए एक बहुत अच्छी सीढ़ी मिल चुकी है। लेकिन जो अभी का जो एक मुद्दा जो आया था, जिस पर मैंने शिवानंद जी से पर्सनली भी चर्चा की, कि इन जिसे तिवारी जी बोल रहे हैं हमारे साथी, कि इन्हें कुत्तों के रूप में संबोधित कर रहे हैं, कुछ साथी रावण के रूप में संबोधित कर रहे हैं, तो ये वाकई वैसे ही है। पर जो सबसे मुद्दे की बात है कि इन लोगों को हम रोटी और बोटी ना डालें। जो इन लोगों को तवज्जो देने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि तिवारी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि इनका संघ नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का कोई संघ हो भी नहीं सकता। ये राहुल जी जैसे अच्छे लोगों की कोई किसी महिमा को जो है थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी भी तरीके से उनकी पद की गरिमा को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बल्कि हम जो है ना, उन लोगों को भाव दे दे के ना इन लोगों को और बड़ा बना दे रहे हैं, बहुत बड़ा दिखा दे रहे हैं कि इन लोगों से हम लोगों को फर्क पड़ रहा है। बल्कि हमको इनके ऊपर प्रहार करना चाहिए। हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, या कहीं पर भी वरिष्ठ जनों को कोई भी पत्राचार कर रहे हैं, उसमें हम ये कदापि ना करें कि ये जो राहुल जी के बारे में लिख रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए या इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसी कोई भावना उन पत्रों में नहीं दिखे तो एक अच्छा निर्णय हो सकता है। बल्कि हमें इन जो भ्रष्टाचारियों के जो काम है, जो इन लोग आगे आके कर रहे हैं, इन लोगों की ही सोच पर, विचार पर और काम करने की शैली पर हमको सवाल खड़े करना चाहिए। तो शायद एक अच्छा स्वरूप होगा। क्योंकि ऐसे लोग जो सामने आते हैं ना, अगर इनको उसी समय रोक दिया जाए ना, तो दूसरा और कोई सामने ना आना चाहेगा। उनको बताना पड़ेगा कि तुम जो है जितने बड़े बेईमान हो ना, उनके लिए वहीं पे उनके कार्यालय के सामने जाके बैठना पड़ेगा कि भाई आप लोग क्या हो, क्या तुम्हारी औकात है और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे इसके कारण जो हमारा पूरा समाज का भविष्य है, किस तरीके से खतरे में पड़ गया है। और कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, हमको अपनी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमको अपने भी समाज में जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुमको जो है पढ़ के बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी इसलिए बनना है कि तुमको पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाओगे बड़ा आदमी बन के, जब तुमको बड़ी सरकारी नौकरी लगेगी। तो हम अपने बच्चों को काम करना सिखा ही नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को अधिकारी बनना इसीलिए सिखा रहे हैं कि वो बड़ा आदमी बनेगा। कहीं ना कहीं हमारी मंशा उसमें छुपी हुई है कि वो बड़ा अधिकारी बनेगा तो उसके बाद बड़े पैसे आएंगे। बड़ा अधिकारी के बाद बड़े पैसे कैसे आते हैं वो सभी जानते हैं। तो बहुत सारी हैं, चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा चलती रहेगी जिंदगी भर। सोच विचार कर कोई भी काम करे तो अच्छा रहेगा, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। मैं बस एक ही चीज से चिंतित हूँ कि हम जो है मतलब जिस तरीके से उन चुटपुंजी और भ्रष्टाचारी लोगों को हम तवज्जो दे रहे हैं ना, वो कहीं हमारे लिए उल्टा ना हो। बस माफी चाहूंगा अगर कहीं भूल हो। आप लोगों का जो भी निर्णय होगा मैं उसके साथ में हूँ। जो भी काम मुझे संगठन देगा मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करें मेरे बातों पर। नारायण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर, आपने एक मैसेज किया हुआ है, सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, शायद आवाज उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही होगी या वो आवाज जुड़े ना नहीं है, पहुंच रही है। उनका एक मैसेज आता है। हाँ ठीक है। नहीं देवेंद्र जी, आपने जो बात कही है, आपकी बात से हम सहमत हैं कि सूचना आयुक्त का पद इतना गरिमामय पद होता है कि वो विशेष तौर पे ऐसे लोग जिनके भ्रष्टाचार, जैसे कराधान घोटाले जैसे भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं और जिनका कोई वजूद नहीं है, वो लोग क्या आवाज उठाएंगे, क्या उनकी आरोप से और क्या फर्क पड़ेगा। इसमें तो स्पष्ट है कि
कुछ और सबसे बड़ी बात है, सूचना आयुक्त को कैसे वो मनोनीत होते हैं और वो कैसे उनको हटाया जाता है, जाकर के वो आरटीआई की किताब में पहले वो पढ़ लें, ठीक है? तो उनकी समझ थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगी। बात ये नहीं है, बात निश्चित तौर पे सूचना आयुक्त हैं, तो सूचना आयुक्त ये बात अपने पक्ष में बोलने नहीं जाएँगे। लेकिन सूचना आयुक्त की शक्ति से हमारी शक्ति है और सूचना आयुक्त की जो शक्ति है वो हमारी शक्ति से उनकी शक्ति है। मतलब कहने का मतलब ये कि आरटीआई जो एप्लीकेंट है, अपन कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट या ये सब हटा देते हैं। एक आरटीआई का एप्लीकेंट है जो आरटीआई लगाता है, वो जब आवेदन लगाता है तभी जाकर के आयोग उसमें एक्शन लेता है। तो निश्चित तौर पर आयोग के पास तभी पावर आती है जब हम उसको मतलब हमारा जब आवेदन जाता है। और यदि कोई अच्छा आयुक्त है, वो कार्यवाही कर रहा है, कोई अच्छा जनहित का काम कर रहा है, तो उसी की शक्ति से हमारी शक्ति है। इसके पहले तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 5 साल सूचना का अधिकार क्या था, किसी को पता ही नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 साल के पेंडिंग प्रकरण रहते थे। ये कोई बात नहीं है, ये हमारे सभी लोग जानते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का तो कंप्लीट गिव अप हो गया था। वी आर जस्ट गिव अप कि मतलब इसमें कुछ नहीं होने वाला, हटाओ कहीं सब ये, क्योंकि अब आप एक आवेदन लगाओ, फिर उसको आयोग में जाए, आयोग के बाद वहाँ से जवाब ना मिले तो आप हाई कोर्ट में जाओ। तो किसके पास इतना समय है? कौन गरीब आदमी हाई कोर्ट में जाएगा? उसको तो एक आवेदन लगाने के बाद प्रथम और द्वितीय अपील तक करने में उसको हिचकिचाहट होती है कि ये कैसे होगा, इतना कम्बरसम जॉब है इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि सूचना आयुक्त कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कोई भी सूचना आयुक्त हो। तो श्री राहुल सिंह जी के, माननीय राहुल सिंह जी के विषय में जो भी लोगों ने इस तरह से बात की हुई है, अंट-शंट अनर्गल बातें, ये फर्जी संघ या व्हाटएवर जो भी हैं ये, इनका क्या वजूद है, तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें बोलना है। मतलब हम तो उनके फेवर में बोलेंगे ना, और हम सूचना आयोग के फेवर में बोलेंगे। हम एक संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्था की गई है जनता के लिए, हम उसके फेवर में बोल रहे हैं। हम आरटीआई कानून के फेवर में बोल रहे हैं। हमारा कहना ये है और हमें बोलना है। हम सब आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें ये बोलना है और हमें इसमें ज्ञापन देना है हमें, और सबको ज्ञापन देना है। हर एक उसका एक फॉर्मेट भेज दिया आरटीआई ग्रुप में, और आप वहाँ से आरटीआई ग्रुप से उसको ले लें, और साथ में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने, हर जिले से ज्ञापन भेजना है। यदि आपका समूह है तो और अच्छी बात है, समूह नहीं है तो सिंगल व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति जाकर के ज्ञापन दीजिए। अपने ज्ञापन पत्र के साथ में फोटो शेयर करिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आजकल किस तरह से सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, ये जो हमारी सोच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। आजकल प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है। सरकारें प्रोपोगंडा के बेस पे बदल जाती हैं। लोगों के ओपिनियन प्रोपोगंडा के आधार पर बन बिगड़ जा रहे हैं। जिसके पास सोशल मीडिया और प्रोपोगंडा फैलाने की जितनी पावर है, वो इतना ज्यादा इसमें आजकल गंदगी फैला पा रहा है एक तरह से। अच्छे काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर गंदगी देखी जाती है, जिसमें कम्युनल वायलेंस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। कोई एक पब्लिक ओपिनियन को फोर्स किया जाता है और उसके पीछे लोग, तो ये जो किया है, तो इसका पॉजिटिवली हमें उपयोग करना है कि हमें जी, आप आरटीआई सही का कह रहे हैं यदि एक भी शिवानंद जी। कार्यकर्ता, यदि एक भी एप्लीकेंट या लेकिन किसी भी दिक्कत की व्यक्ति के बात ये विरुद्ध है कोई कि आवाज आई राहुल है, जैसे हीरो और निर्भीक व्यक्ति बहुत ही किस्मत से मिलते हैं, और इनका जो परसेंटेज है आयोगों में 0.001 का भी नहीं है। ऐसे जो हम लोगों को हीरो और निर्भीक लोग मिले हैं, इनके ऊपर आरोप लगाने के लिए हम ही एक कारण बन जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो हमारे मंच में आते हैं, खुले मंच में बोलते हैं, खुले मंच में भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, खुले मंच में कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। ये सभी बातें जो हैं सरकार और अधिकारियों के गले से नहीं उतरने वाली हैं, और ऐसे में अगर उनके ऊपर हर बातों का हम जो है इस तरीके से काम पर विरोध लेना शुरू कर दे, तो ये हमारे को एक तरीके से वो उन्हें बायस्ड साबित करने में काम आएगा उन लोगों के लिए। और हमको ऐसा कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे सरकार को या अधिकारियों को या वरिष्ठ लोगों को कोई ऐसा मौका मिले कि हमारी गलती के कारण वो राहुल जी के ऊपर कोई आक्षेप कर पाए। बल्कि हमें संगठन के तौर पर हमें कोशिश करना सुनिए चाहिए कि उनका जी, उपयोग हमें सिर्फ ज्ञान और समझ तक ही रखना चाहिए। उनको जो है हमको किसी भी तरीके से क्षति ना पहुंचे, बल्कि उन जैसे लोग और तैयार हो। जैसे कि आज जिस तरीके से हम राहुल जी के लिए तारीफ करते हैं, ये डेफिनेटली और भी आयुक्त सुन रहे हैं, वो जान रहे हैं कि किस तरीके से राहुल जी की प्रसिद्धि बढ़ी है। अच्छी बात है, बढ़ी है, तो इस बातों को अपने को उठाना है। जब राहुल जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमको बल्कि और आयुक्तों की जरूरत है राहुल जी जैसे, वरना वाकई जैसे आपने एक बात कही कि हम एक समय बहुत निराश
निराशा की स्थिति में पहुंच चुके थे। उस निराशा की स्थिति से हमको बाहर लाया है राहुल जी ने। हमको ये बताया है कि नहीं, अच्छे लोग आते हैं, वो लोग आएंगे और इस व्यवस्था को सुधार के जाएंगे। तो जो हर आदमी के, इंसान के अंदर में राम और रावण दोनों की जो सोच छुपी हुई है, हमको लोगों के बीच के राम को भी आगे लाना पड़ेगा, उन आयुक्तों को हिम्मत देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, हमको उनके लिए भी, उनको भी इन मंचों में लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम उनको मंच में लाते जाएंगे, और राहुल जी के अलावा और भी जब लोग सरकारी महकमे में बैठे लोग या जो आयोग में बैठे आयुक्त जब आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनका भी मनोभाव बदलेगा। बल्कि इन सब लोगों के मुद्दों को बनाने की अपेक्षा हम इन आयुक्तों के मुद्दों को छेड़े ना भैया, तो शायद बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। हमें राहुल जी, ऐसे राहुल जी की, बहुत सारे राहुल जी की जरूरत है। एक राहुल जी में हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि मतलब अपन उनको ये नहीं प्रूव करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन सवाल ये है कि ये देखिए इंडिविजुअल पे निर्भर करता है। हर व्यक्ति टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन के पहले तो कोई नहीं जानता था कि चुनाव आयोग क्या है। या विनोद राय कैग हुए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुए हैं, महालेखा व्हाटएवर जो उनका जो भी कहलाता है, उसको कैग को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, तो महालेखाकार, महालेखा प्रबंधक। तो अभी ये तो इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या है, वो क्या करेगा, उसके कैसे संस्कार हैं, वो उसकी क्या कैसी सोच है। तो यदि आयोग पे दबाव बनाया जा रहा है, सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। माननीय श्री शैलेश गांधी पहले ऐसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जिन्होंने 20,000 मामले मात्र 3.5 साल के अपने टेनर में उन्होंने वो किए। वॉलंटियर्स ऑफर करने के, हायर करने के सबसे पहले कॉन्सेप्ट उन्होंने, टोटल पेपरलेस जो एक कार्यालय का जो कॉन्सेप्ट था उनके समय पर ही आया। तो एक वो आपके हो गए। अब वर्तमान में हमारे श्री राहुल सिंह सर हैं, जो एक ऐतिहासिक पहल उन्होंने करी हुई है। 48 आवर आरटीआई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता था कि क्या भला है आखिर ये, कोई जानता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं भी मतलब क्या जानता था कि बस इतना था कि बस होता है। अभी कैसे होता है प्रैक्टिकली वी डिडंट नो। हमें तो लगता था कि जब 30 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो 48 घंटे में कौन पीआईओ जवाब देगा, और फिर पीआईओ के बाद प्रथम अपील कौन करेगा, कौन वो सुनेगा, फिर आयोग में ही कि कौन सा सूचना आयुक्त हमारा फोन उठाएगा कि साहब 48 घंटे की आरटीआई पे जवाब देना है या कार्रवाई करनी है। तो ये सब इनोवेशंस हैं एक तरह से मध्य प्रदेश के तारतम्य में, इस परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो 48 आवर की आरटीआई पे एक्शन होना, ह्यूमन राइट्स का जहां वायोलेशन हो रहा है तो उस पे एक्शन होना। इस तरह से रतहरा नगर निगम का एक मामला आपके समक्ष आया था। किसी वृद्ध व्यक्ति की खाद्यान्न से संबंधित प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने व्हाट्सएप पे सुनवाई प्रारंभ करी, उन्होंने ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने चालू करी। तो ये तो ऐतिहासिक पहल है, इसको तो पूरा देश जान रहा है। उनको इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है हर जगह, लोग उनसे आइडिया ले सर, रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए हमें किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने के लिए हमें किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। बुरा काम करने के लिए हमको अपने आप को बताना पड़ता है कि हमने वो निर्णय क्यों लिया। हर एक्ट में जब अधिकारियों के ऊपर किसी कार्यवाही की बात आती है, तो जब भी कोई कार्यवाही के लिए कुछ बताया जाता है तो उसके नीचे में एक ही चीज बोली जाती है आखिरी में, कि यह भी जांच की जाएगी कि उसके द्वारा किया गया कार्य वो सद्भावना पूर्वक था कि नहीं था। जब मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक था या नहीं था, ये विचार करके ही उसके ऊपर कार्यवाही की जानी है। तो निश्चित तौर पे अच्छा काम करने के लिए हमें किसी भी नियम कायदों की जरूरत नहीं होती। हर पद में बैठा हुआ हर वरिष्ठ अधिकारी अच्छा काम कर सकता है। सिर्फ वो अच्छा काम करे, उसके लिए हमको काम करना है। हमको ये जैसे आक्षेप की बात, तो आक्षेप तो लगते रहेंगे। कई अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोगों पर भी आक्षेप लग जाते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है। हमें जो है ऐसे लोगों की जरूरत है जो राहुल जी जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से करें। हमको जरूरत है कि आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी हो। बल्कि जो हमको व्याख्याओं की दिक्कत होती है, भाई राहुल जी जो व्याख्या कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो दूसरा आयुक्त उसको मानने के लिए बात नहीं है ना। हम अगर उसको भी अपने मंचों में लेके आए और वो भी उस बात को ओपन मंच में कहें कि नहीं भाई ये इस व्याख्या का मतलब ऐसा है, इस चीज से ऐसा होना चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है। जब उन चीजों को वो
निर्भीक तौर पे बोलना शुरू कर देंगे तो उनके काम में, रवैये में भी निर्भीकता आ जाएगी और वो अच्छा काम करेंगे। हमको ऐसे लोगों को खोजना है आयोग में जो वाकई अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम उस पे काम अब मैं करना आपको शुरू अब करें तो हाँ, बेहतर होगा। मैं आपको भास्कर मैं काम हो रहा है, देवेंद्र जी, काम हो रहा है, बहुत काम हुआ है। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि भास्कर प्रभु जी ने लाइव स्ट्रीमिंग वाले मामले को लेकर के ऑलरेडी सभी लगभग 20 सूचना आयोगों को लिखा है। और आपको पता है कि उनका क्या जवाब आया उन सूचना आयोगों का, और वहाँ के जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो भी वहाँ के देखते हैं मामले, उनका ये जवाब आया कि ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता। मतलब ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ कंप्लीट नेगेटिव आंसर्स दे हैड गिवन। मतलब ये क्या था कि मतलब हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब उन पे भी तो निर्भर करता है ना। अब तो लिखित तौर पे उनको बोला गया कि आप इससे प्रूफ है आपके पास में, ये प्रूफ दिया जा रहा है देखिए, मेरे को और हालांकि प्रूफ खुले भी मंच आप में नहीं नहीं मान बोलना रहे हो। चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं इस बात को कि हम मेरी बात हुई हमारे मुख्य जो सूचना आयुक्त है छत्तीसगढ़ में, राउत साहब, उनसे जब बात हुई मैंने उनको एक ही चीज बोला कि सर मैंने आपसे जब बात की थी आपने बोला था कि आप लोग आवेदन किसी का आया नहीं है ऑनलाइन सुनवाई के लिए, कीजिए। तो मैंने भी इस पर, आपको याद होगा ये प्रकरण पे हमने 2 हफ्ता पहले के रविवार पे चर्चा भी हुई थी, जिसमें राहुल जी और आत्मदीप साहब ने मुझे हाईकोर्ट जाने के लिए भी हाँ, सुझाव दिया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल पता है। ठीक है, उस पर अभी जब मेरी 1 दोबारा साल बाद सुनवाई हुई 1 साल मैंने बाद की सीधा, आपको सुनवाई दे दी गई है। हाँ, फिर से अभी जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई से पहले मैंने सीधा मुख्य सूचना आयुक्त को फोन लगाया और मैं बोला कि भाई मैं तो सुनवाई में उपस्थित हो नहीं सकता। वो बोले आपको जरूरत क्या है उपस्थित होने की, आपको कुछ देना है लिख के दे दीजिए। मैं बोला सर मैं लिख के क्या दूं, उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे को तो यही जवाब नहीं मालूम। उस जवाब के कारण से आपने मेरे निर्णय में किसी तरीके का मेरे साथ पक्षपात कर दिया, तो इसके लिए सुनवाई अति आवश्यक है और सुनवाई के लिए मैं आ नहीं सकता, आपको ऑनलाइन देना ही पड़ेगा। तो बोले तारीख दे देते हैं। मैं बोला सर तारीख क्यों देंगे जब आपके पास सुविधा है तो। वो बोले हम ऑनलाइन नहीं कर सकते आप जैसा चाह रहे। मैं बोला जब ऑनलाइन होके आपके खुद आयुक्त 74 लोगों के सामने अपनी परिकाष्ठा कर सकते हैं, बातों को रख सकते हैं ऑनलाइन, तो क्या आप 3 आदमी को सुन नहीं सकते? तो वो क्या बोलते हैं मुझे, आप चिंता मत करें आपको न्याय ही मिलेगा। मैं बोला सर मेरे को तो आप न्याय दे ही दोगे, बाकी लोगों का क्या होगा? अब आप हाँ, वो सोचिए, इंडिविजुअल जस्टिस मतलब आप पे ज़्यादा सोचिए बिलीव किस करते हैं। तरीके से मतलब ये आपने लोग आवाज़ काम उठाई कर तो रहे हैं। आपको न्याय दे करके शांत करवा दें। हाँ, न्याय, बिल्कुल। मैं ये मेरे को गलत बोलते है हैं कुल आपको मिला न्याय के। मिल जाएगा, अभी तक आदेश नहीं हाँ, आया है, लेकिन मुझे बोलते हैं आप चिंता मत करिए आपको न्याय मिल जाएगा। तो देखिए उनको भी देखिए डर है कि सबसे ऑनलाइन सबसे बड़ी करने से बात हर चीज रिकॉर्ड होती है, हमने उनकी बात को रिकॉर्ड रखा, आपके जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये सब चीजों से डरते हैं ना वो, उनके मन में डर है, इस डर आपने का भी बिल्कुल तो हल सही नहीं है। कहा है, पर वही 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 तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब हर काल में तो एक ही राम हुए हैं या कि एक ही योद्धा हुए हैं या कि एक ही महाराणा प्रताप हुए हैं या कि एक ही शिवाजी हुए हैं, तो उन्हीं के नाम तो बार-बार इसीलिए आते हैं। अपन हिस्ट्री में भी चले जाएँ, तो ये तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मेंटालिटी कैसी है, कैसा वो सोसाइटी से उठा है, किस तरह से उसने पेन को फ़ील किया हुआ है, कैसे उसके संस्कार हैं। तो हमने तो आपको पहले ही बताया, हर आयोग की ब बात हमने बता दी कि जो जिस प्रकार का व्यक्ति उस सीट पे बैठता है, तो उसके हिसाब से यहाँ कानून चल रहा है। कानून की कोई मतलब थोड़ी ना है कि हमारे देश में कानून कैसे हैं, कानून में क्या लिखा हुआ है। कानून तो इतनी मोटी किताब है कि ये दुनिया की सभी कानूनों को एक तरफ कर दीजिए, तो शायद भारतीय संविधान और भारत के कानून सब पर भारी पड़ जाएँगे। लेकिन अब यदि यहाँ पे भौतिक धरातल पर आप आकर के देखिए तो क्या आपको मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? ये डिपेंड करता है कि कौन-सा चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट में बैठ गया है, कौन-सा हाँ जी। सीजेआई किस सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए हैं। यदि वो अच्छे हैं, यदि उनके डिसीजन अच्छे हैं तो उनकी प्रशंसा होती है। कोई सूचना आयुक्त कौन पद पे बैठे हुए हैं, किस स्टेट में बैठे हुए हैं, कौन से चुनाव आयोग में चुनाव आयोग में कौन से कमिश्नर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है, पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर हो गया है। तो अब इसके लिए तो होता है वही बात आती है कि भाई सरकारें जो हम चुनते हैं, जो हम सरकारें बना रहे हैं, जो हम जनप्रतिनिधि भेजते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है, तो सबको पालन करना चाहिए, नियम कायदे पे चलना चाहिए। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तो आम जनता को लड़ने के लिए ग्राउंड पे आना पड़ रहा है। एक तो हमारा मतलब ये है कि हम इसको एक्साजरेट नहीं करना चाहते हैं, बट यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसे लोग इस तरह से बात करते हैं जो किसी की संवैधानिक गरिमा और उसकी मर्यादा के विरुद्ध है, तो हम जो हैं
एप्लीकेंट जो भी हैं उससे जुड़े हुए हैं, नहीं भी हैं एप्लीकेंट, हम एज अ कॉमन सिटीजन हैं तो हम अपनी आवाज़ उठाएँगे, हमें अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। और इसमें हमें कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि और किसी भी व्यक्ति को भी फ़र्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें बात ना उठे, बात उठाना आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें जब बात रखी जाती हैं तभी सुनवाई हो जाती है। और जहाँ तक सवाल माननीय राहुल सर का है, उनके कार्य के बारे में है, तो वो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, इट्स ओपन कि मतलब आप फेसबुक में चले जाइए, उनकी स्ट्रीमिंग देख लीजिए, उनके ऑर्डर देख लीजिए। कोई भी सूचना आयोग का ऑर्डर मैंने देखा, मतलब ज़्यादातर जो भी लोग शेयर करते हैं, कोई भी सूचना आयुक्त का ऐसा ऑर्डर नहीं रहता है जिसमें पॉइंट पॉइंट करके एक-एक चीज़ का मतलब इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो सूचना आयुक्त या वो सूचना आयोग 20 पन्ने की या 50 पन्ने की एक ऑर्डर तैयार करेंगे। 20 पन्ने या 50 पन्ने ऑर्डर तैयार करने का क्या पॉइंट हो सकता है? यही ना कि सामने वाले ने जो भी पक्ष रखा है एप्लीकेंट ने और जो भी पक्ष रखा है प्रथम अपीलीय अधिकारी ने या डीम्ड पीआईओ जो भी हैं, उनका विधिवत उसका एनालिसिस करके उनको काटना है, उनके जो भी है मतलब उसका एक तरह से जो नियम कायदे के अंतर्गत है वही उसमें आदेश देना है और वो स्पष्ट है। ले जाइए आप कहीं से भी स्टे ले लीजिए, हाई कोर्ट से स्टे ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लीजिए। भाई स्टे देने के बाद में 6 महीने के अंदर उसको कोर्ट देखेगी कि नहीं देखेगी? कि ऑर्डर क्या है, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो जब पढ़ेगी तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है ऑर्डर में। और ठीक है, स्टे देना कोर्ट का अधिकार है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से है। तो हमारा मतलब ये है कि हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सरकार या क्या कुछ करेगी वो क्या एक्शन, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए हमारे ख्याल से। क्योंकि हर चीज़ क जब आप हम लिखेंगे और वोकल होंगे तभी वो चीज़ सुनी जाएगी और ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा है कि जितने भी एक्टिविस्ट इस तरह से जुड़े हुए हैं, एप्लीकेंट जुड़े हुए हैं, उनको अपने-अपने लेवल पे, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने-अपने स्टेट पे ये सब प्रयास करने चाहिए कि अच्छे लोग बने रहें और जो व्यवस्था है वो बेहतर बने, सुधरे व्यवस्था। अच्छा, अब अपन शिवानंद इसको जी, डिस्कशन को थोड़ा-सा शिवानंद जी, एक मिनट हाँ। में एक मेरा छोटा सा मत है। यदि हम संवैधानिक पद, जो सूचना आयुक्त का संवैधानिक पद होता है, उसकी गरिमा होती है। ये जो कुछ लोग हैं, तुच्छ लोग, ये राजनीतिक हथकंडे अपना के, ये गंदी राजनीति करके, ये भद्दे कमेंट करते हैं, भद्दे माने एक जनता को इकट्ठा करके छोटा ये दुरुपयोग संघ बना करके जो ये कहते इनको हटाओ, जो काम करता है उनको हटाते हैं। अपन जो आवेदन में तो ये बात पे रखें कि जो संवैधानिक पद है, उस गरिमा की, उसके अपमान की वो ख्याल रखते हुए अपन मांग करें कि भाई जो गरिमा पद है, इसमें क्या है। माननीय राहुल जी हमारे बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि एक निष्पक्ष भाव, वो जो निष्पक्ष न्याय और नियम पे काम करता तो उसको डर नहीं रहती कि हम कहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, वो नियम पे काम करता है तो उसको डर नहीं रहती ऐसे लोगों पे। तो हम लोग जो ऐसे गंदे आक्षेप उठते हैं सूचना आयुक्त महोदय, न कि व्यक्ति विशेष पे, है ना, तो उसमें जो और सूचना आयुक्त है उनको बल मिलेगा कि सूचना आयुक्त पद क्या है। अभी इनको तो किसी को पता नहीं है सूचना आयुक्त पद होता क्या है। और वो जो आए चार इकट्ठे किए, संघ बनाए चारों टुच्चे लोगों को और आक्षेप लगा दिए, पेपरबाजी करवा दिए, पेपरबाजी बिक गई। तो मेरा कहना यह था कि अपन जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री और वहां कंप्लेन करें, आवेदन दें, तो एक गरिमामयी पद के ऐसे दुरुपयोग, ऐसे अपमान हानि न हो, उसके लिए हम लोग मांग करें कि जिससे हम लोग सफलता से और निडर हो के अधिकारी कोई भी आए वो काम कर सके, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों में ये पेपरबाजी करेंगे तो वो रोक लगाने की हम लोग मांग करें। ये जो संवैधानिक की पद है उसको मान सम्मान से काम करने दिया, ऐसे कोई कमेंट ना हो। तिवारी जी, जी आप जी परेशान मत होइए, जी, इसका लीगल तौर पे माकूल जवाब आने वाले समय में बस दिया बस जाएगा यही है, और यही चीज है उनको कि हमको मांग करनी चाहिए। उनको अपनी क्षमता का पता चल जाएगा और अपन अब इस डिस्कशन के साथ ही अब अगला कुछ वैसे भी प्रश्न रख लें। जैसे टाइम तो ठीक काफ़ी है, हो कोई गया है दिक्कत लेकिन 10-15 मिनट ठीक है, अभी ठीक है, अपन हाँ जी, एंटरटेन कर सकते कोई हैं। तो सामान्य आराम से जैसे आरटीआई से जुड़े हुए जी, हाँ, आरटीआई से भी जुड़े हुए ये सामान्य प्रश्न हैं। हाँ, यहाँ फोकस करना चाहिए हम लोगों को, ये सब बातों में ज्यादा ना करना, करके यही करें जी। जी, जी। हम लोग काम तो तिवारी जी यही था, हाँ, अपन इसी मीटिंग के लिए ये यही प्रस्तुति कड़ी रखते हैं, होनी पर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे विशेष लोग हमारे ठीक विनोद जी, देवेन जी और शिवेन जी, नित्यानंद जी लोग जुड़ चुके थे, तो एक डिस्कशन चालू हो गया। तो अपन ठीक 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 बात करेंगे अब आप लोगों को। धीरेन्द्र जी, अरुणेंद्र जी, आप सब यहाँ पे जो दिख रहे हैं, प्रशांत तिवारी जी,
और सब हमारे साथी अन्य लोग जो भी हैं, है ना, वीरपुर से हमारे साथी हैं यादव जी, बताएं धीरेन्द्र जी क्या स्थिति है अपने आरटीआई के क्षेत्र में? जी भैया, यहाँ पे तो बहुत ही हालत खराब है, क्योंकि सचिवों के द्वारा जो है तो जनपद से पत्र जारी किया जाता है, वो भी सुनवाई के 1 से 2 दिन पहले, और वो पत्र उनके द्वारा लिया भी नहीं जाता है। तो इस तरह में तो सुनवाई पर सुनवाई जारी रहेंगी। हाँ धीरेन्द्र जी, मैंने एक बात कही थी और फिर मैं चूंकि पब्लिक फोरम में इसको रिपीट कर रहा हूँ, ना जी कोई जी प्रथम अपीली अधिकारी और ना कोई सूचना आयोग, ठीक है ना। इलाहाबाद जी हाई कोर्ट का स्पष्ट रूप से फैसला है कि ये उस तरह के नहीं है, मतलब कोर्ट हैं, अपने अपने स्तर के कोर्ट हैं, मतलब जो जितनी पावर जिसकी रहती है, लेकिन वैसे कोर्ट नहीं है कि मतलब किसी की पेशी दर पेशी इस तरह से, और वो भी अनायास तरीके से, मतलब 1-2 सुनवाई की बात अलग है, वो भी सूचना आयोग 1-2-3 सुनवाई का चांस देते हैं, क्योंकि सामने वाला पक्ष अपनी बात रख देता है कि हम उपस्थित नहीं हो पाए, हम कहीं बीमार हैं या कहीं फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम हो सकती है, हर किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार आपने चांस दे दिया, 2 बार चांस दे दिया, वो वहाँ पे आयोग के पास शक्ति की बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल प्रथम अपीली अधिकारी का है, ना उनके पास कोई पावर है, उनके पास इतनी तो पावर है नहीं प्रथम अपीली अधिकारियों के पास में, या कि आरटीआई कानून ने ही पावर नहीं दी, उनको पंगु बना दिया है, या कि जनता को परेशान करने के उद्देश्य से प्रथम अपील की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है। वो जानकारी तक तो दिलवा नहीं पा रहे हैं, वो पेशी दर पेशी क्या करवाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है सभी आरटीआई एप्लीकेंट्स से कि आप जब आरटीआई लगाएं तो कुछ मूलभूत चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, आपने आवेदन भेजा है स्पीड पोस्ट से, तो जिस दिन से आपने आवेदन भेजा है उसका 7 दिन और मान लीजिए, दूरी है या कैसे पहुंचने में 7 दिन आप माइनस करके, और टोटल आवेदन भेजने के दिनांक से 37 दिन मान लीजिए, 1 महीने प्लस 7 दिन और एक्स्ट्रा, इतना इंतजार करिए। आपको वहां से पत्र या जवाब मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आपको सीधे प्रथम अपील कर देना है, ठीक है। प्रथम अपील आपको किसको करना है? यदि प्रथम अपीली अधिकारी आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो माननीय गांधी सर ने बताया था और वो पूरी तरह से लीगल है। यदि आपको उन्होंने चूंकि कानून का उल्लंघन किया है, प्रथम अपीली अधिकारी का नाम नहीं बताया हुआ है, पद नहीं बताया हुआ है, पता नहीं बताया हुआ है, तो आप प्रथम अपीली अधिकारी केयर ऑफ लोक सूचना अधिकारी और उस ऑफिस का नाम लेकर के आप वहीं पे भेज दीजिए, संबंधित जो भी स्टाम्प शुल्क और बीपीएल में है तो उसके कार्ड के कॉपी के साथ में। फिर आप जिस दिन आपने प्रथम अपील भेजा है, इस बीच में यदि आपका बुलाव होता है कि आपकी सुनवाई या जो भी, चलिए एक बार, वैसे सुनवाई में बुलाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, आप तो जानकारी दो, भैया मैं जानकारी मांग रहा हूँ बस। आप जानकारी बता दो कि आपकी इतने पन्ने की जानकारी, लेकिन विशेष स्थितियों में यदि सुनवाई की बात आती है तो सुनवाई का सिर्फ ये आधार रहता है कि आपने जानकारी थोड़ा सा विस्तृत चाह ली है, या ऐसी जानकारी है जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इधर उधर भी है और काफी मात्रा में है, तो आप आकर के दस्तावेजों का अवलोकन कर लीजिए और बता दीजिए कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। तो वो होती है सुनवाई में आपको उपस्थित होने का पॉइंट और आधार। तो आप चले जाइए एक बार कि हाँ भैया बता दो कहाँ जानकारी है, कैसी है, हम देख लेते हैं हमारी जानकारी। यदि उन्होंने दिया तो दिया, नहीं दिया तो ना लड़ने की ना झगड़ने की स्थिति है, क्योंकि ये कानून है ना, डंडा मार करके तो होने वाला नहीं है, या बात विवाद करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बस द्वितीय अपील इसकी कर दो। यदि आपका राज्य सूचना आयोग एक्टिव है, अच्छे अधिकारी हैं, लकली सौभाग्य से, तो उस स्थिति में आपकी सुनवाई यदि हो जाती है तो 45 दिन का, मतलब जैसे प्रथम अपील के अधिकतम 45 दिन के बाद में, ठीक है ना। मतलब ज्यादा इंतजार, वैसे तो 90 डेज का टोटल ड्यूरेशन रहता है, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करिए, 30 दिन प्लस 15 दिन एक्स्ट्रा उनको, जिनको प्रथम अपीली अधिकारी को समय दिया जाता है। 45 दिन के ठीक बाद आप द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दीजिए, संबंधित जो भी शुल्क है आपके स्टेट्स में या बीपीएल में है तो उसके कार्ड के माध्यम से और बता करके कि इस तरह से हमारा है, और आप उसकी द्वितीय अपील 19 दिन के अंतर्गत प्रस्तुत कर दीजिए। यदि वहां पे सुनवाई हो रही तो अच्छा है, सुनवाई यदि वहां पे नहीं हो रही है तो आप उनको पत्राचार कर दीजिए अगले 15 दिन या 1 महीने में, जब भी आप उचित समझे, धारा 18 के तहत कि माननीय महोदय हमने इस दिनांक को आपके यहाँ ये पत्र भेजा था, द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और निहायत ही आवश्यक मामला है क्योंकि ये मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंधित है, व्यापक भ्रष्टाचार है, या कि हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, या कि जो भी हमारी अपनी एक कारण स्पष्ट करके आपको उनको एक धारा 18 के तहत शिकायत करनी है। और यदि अच्छी सुविधा है हमारे मध्य प्रदेश में तो एक हेल्प डेस्क बनने जा रहा है, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए बहुत जल्दी, जिसमें 24/7 आपको वहाँ पे कॉल करेंगे और आपको जवाब मिलेगा, और बहुत जल्दी होने वाला है। माननीय श्री राहुल सिंह सर का आप लोग सबको हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्हीं के प्रयासों से हो रहा है। तो ऐसी भी व्यवस्था रहेगी, आप अपना आवेदन क्रमांक या जिस दिन आपने भेजा हुआ है स्पीड पोस्ट क्रमांक आप फोन करके बता दीजिए, वो वहाँ पे बता के दूसरे दिन आपको बता देंगे कि आपका आवेदन आया है। मध्य प्रदेश की स्थिति में ये भी अच्छा है कि यहाँ पे 2016, 17, 18 तक के प्रकरण अब समाप्त होने की कगार पे हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स जो हमारे जो साथी, आप सब जितने भी लोगों ने मेहनत की हुई है, हमारे भाई
और जो भी वॉलंटियर्स हैं, भाई बहन जो भी सब लोग हैं, उन्होंने जो मेहनत की हुई है, उसका परिणाम है कि फास्ट डिस्पोजल हो रहा है और बहुत जल्दी प्रकरण समाप्ति की कगार पर हैं और जल्दी ही 19 और 20 के प्रकरण सुनना चालू हो जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपको पेंडेंसी की इतनी जो समस्या है उससे अपन दूर रहेंगे। तो आपने बात कही पेशी की, वो ये करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन इनको फाइन ज्यादा से ज्यादा लगवाना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा तब तक इनमें सुधार नहीं आएगा। और क्योंकि ये दंड के पात्र हैं, क्योंकि ये दंड बार बार आमंत्रित कर रहे हैं अपने आप, दे आर इन्वाइटिंग बाय देमसेल्फ कि आप हमें दंडित करो, क्योंकि वो सुन तो रहे नहीं है, क्योंकि उनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो आप बस अपील करिए और जब अपील आपकी जाएगी तो सुनवाई होगी। पर निलंबित सचिव को क्या पत्र जारी करके जानकारी जनपद उनसे मुहैया करवाने के लिए कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकता है। यदि ठीक है, यदि निलंबित सचिव यदि एक मिनट, मैं- दस्तावेज अपने पास रखा हुआ है, जी। हाँ, पर हाँ, तो जैसे इनके जनपद के द्वारा यदि निलंबित सचिव को ही पत्र जारी किया जा रहा शिवानंद जी है। कुछ पूछना चाहता हूँ प्लीज। हाँ जी, बहन जी, एक बात को पहले मैं समाप्त कर लूं, इससे आपका संबंधित है तो ठीक है, नहीं तो इनकी बात का जवाब हो जाए। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हाँ धीरेन्द्र जी, देखिए, आप इसके वरिष्ठ अधिकारियों को कंप्लेन कर दीजिए, जैसे सीओ जनपद होते हैं, सीओ जिला पंचायत होते हैं, कलेक्टर है, उनको एक पत्र में ही बस सबको एक तरह से प्रतिलिपि भेज करके उनको बता दीजिए कि इनके द्वारा ऐसा करती है। उस विशेष स्थिति में निलंबित सचिव से जानकारी लेने का या कोई कार्यवाही करने का पावर सीओ के पास ही होगा, कलेक्टर के पास होगा, वो करेंगे। वो इसमें वो पूछेंगे कि यदि आपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं कार्यालय में और निलंबन के बाद आप सब दस्तावेज अपने घर ले गए हैं, कहाँ रखे हैं, तो उसकी आप जानकारी दीजिए। ठीक है, वो हो सकता है व्यक्ति ने दस्तावेज न दिए हों, तो चूंकि एक नया जो सचिव है या नया जो भी वहाँ पे लोक सूचना अधिकारी है, उसको ना हो कागज, तो वो कर सकते हैं अपने अंदर, जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। उन्होंने यदि पूछा हुआ है निलंबित सचिव से, तो यहाँ पे निलंबित सचिव क्या हो गया है, डीम्ड पीआईओ बन गया है। तो यदि वो डीम्ड पीआईओ बन गया है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उतनी हो जाती है जितनी पीआईओ की हो जाती है। तो यदि पीआईओ और डीम्ड पीआईओ आपस में इस तरह से कर रहे हैं और ये इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, तो उसमें उनको जब कार्यवाही होगी राज्य सूचना आयोग में इनके ऊपर पेनाल्टी का जो एक्शन होगा, तो उसमें इनके ऊपर बराबर की साझेदारी बनेगी। तो वो उन्होंने अच्छा किया हुआ है, वो जितने पत्राचार करें वो बहुत अच्छी बात है, वो डीम्ड पीआईओ बना देते हैं एक्चुअली। यदि उन्होंने कलेक्टर के नाम पे पत्राचार कर दिया ना, तो कलेक्टर वहाँ पे डीम्ड पीआईओ हो गए। यदि संभागायुक्त को उन्होंने पत्र दे दिया तो संभागायुक्त डीम्ड पीआईओ हो गए। वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ से जानकारी दिलवाएं। तो ये इनको या कि इनको इसका आइडिया नहीं है कानून का, तो कानून ये पढ़ें, और कानून का यदि इनको आइडिया नहीं है तो ये दूसरे को मुसीबत में डाल रहे हैं जबरन। तो ये भी इनकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आपने देखा है कि थोड़ा सा 6 जनपद सीईओ को फाइन 2.25 लाख रुपए क्यों लगा? 2.25 लाख रुपए कराधान घोटाले में 6 जनपद सीईओ को फाइन इसलिए लगा क्योंकि संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने उनको डीम्ड पीआईओ बना दिया था। ठीक है, आपने डीम्ड पीआईओ बनाकर चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र भेज दिया है और कह दिया है कि जानकारी आपके चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से संबंधित है, आप जानकारी दीजिए। तो वहां पे वो कानून सबके लिए बराबर होता है, तो कानूनी तौर पर वहां पे वो डीम्ड पीआईओ बन गए हैं। और यदि उन्होंने सही जानकारी नहीं दी है, चीफ सेक्रेटरी ने सही जानकारी नहीं दी है, तो वहां पे वो पेनल्टी के पात्र हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है इसका आरटीआई कानून, इसकी पावर ये है। और जी महेंद्र जी, आप पूछ रहे थे कुछ, है क्या महेंद्र जी? महेंद्र कुमार जी? जी सर। महेंद्र कुमार जी सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल शिवानंद जी। सर मैं मेरी ना कल आप हैं कहाँ से? मैं महेंद्र कुमार जी कृपया, हाँ गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, स्वागत है आपका। गुरुग्राम। जी गुरुग्राम। अरे सर अभी तो अच्छा, कल 4 आयोग में अपील है और ये चौथी अपील है मेरी 4 प्रकरण में जो 18 से चल रहे हैं, और मैंने चारों में इनको फाइन कराना है। तो मेरे पास कल भी मैं राहुल जी के मैं फेसबुक लाइव पे देख रहा था, काफी अच्छा चल रहा था। तो मुझे उनके जो आदेश है ना, मुझे वो आदेश की कॉपी चाहिए सर, ताकि मैं कल की डेट में रख सकूं कि मुझे 5 तारीख नहीं चाहिए, मुझे इन पे फाइन चाहिए। अच्छा, मतलब कौन से आदेश की प्रति आपको चाहिए राहुल सर के? जो ये फाइन लगा रहे हैं ना, दबा के जो फाइन कर रहे हैं, कल भी मैंने देखा 2-3 बंदों को फाइन किया है, पहले भी इन्होंने फाइन किया 25-25 हजार रुपए का। तो मुझे उसकी ना कॉपी चाहिए। एक्चुअली क्या कि हरियाणा में तो हम आयोग का निकाल लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन मध्य प्रदेश की मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है।
चलिए एक दो जो हमारे से संबंधित ऑर्डर हैं, माननीय आयुक्त महोदय के जो ऑर्डर हमसे संबंधित है, वो कुछ हमारे पास ऑर्डर रखे हुए हैं। वैसे एक जी बात जी मैं जी बताऊं, हाँ मुझे जी याद आ गया, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। एमपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो साइट है वो एक्टिव हो गई है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो ठीक है आदेश हैं वो ऑलरेडी साझा हाँ कोर्ट जी बाई कोर्ट साझा किए जा चुके हैं, तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर जी सकते जी हैं। जी हाँ, तो ये अच्छा रहेगा, और शिवानंद बाकी जी, जो हमारे पास है मैं वो आपको दे दूँ। जी, शिवानंद जी, जी 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 मैं जी बहुत बहुत मैं आप धन्यवाद। शिवानंद जी, बहुत 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 जी धन्यवाद आप तिवारी जी। लोगों को जो जुड़े। अभी मेरे को हाई कोर्ट की लिंक से जुड़ना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बाहर होना चाह रहा हूँ अभी, मुझे हाई कोर्ट की बहुत लिंक बहुत साढ़े बहुत स्वागत है आपका, आप 10 आए 15 हमारे हुए बीच हैं। में समय दिए, बिल्कुल। आप सभी को जी, जी, बहुत अच्छा तिवारी लगा, जी मुझे इसी तरह से सबकी आप अनुभव मिला, बहुत सबका अनुभव मिला, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों सबके दर्शन भी हुए और बातें सुनने को मिली, विचार, है ना। मैं थोड़ा सा नहीं, नहीं, क्षमा हमें तो चाहता हूँ, खुशी है कि मुझे आप हाई जैसे कोर्ट लोग, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हुँ, मुझे क्षमा आप इसलिए जैसे लोग जो अधिवक्ता गण हैं, हाँ, मैं हम लोग पूरा सहयोग जो हम लोगों को देंगे, हमारे नित्यानंद भैया जी हैं, हम लोगों को सहयोग उनके सब नीचे हैं। हम लोग जो आदेश होगा आप सभी का जहाँ होगा, हम लोग हर एक चीज के तैयार हैं। तो थोड़ा सा 10-15 हो गए, लिंक मेरे 10:30 से जुड़ने वाली हाई कोर्ट की, तो क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। जी, 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 धन्यवाद, जय श्री राम जी। ओके। तो अब आगे की अपन इसको प्रोसीडिंग को चालू करें, और भी कोई प्रश्न यदि आप लोगों के समक्ष हैं, आरडी यादव जी, कुछ बातें हैं क्या? आपकी टैब, आप बोल रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। म्यूट से हटा लें। म्यूट है आपका आरडी यादव। राइटर, आपका म्यूट है। म्यूट से हटा लीजिए। चलिए, आस्क टू अनम्यूट हमने किया है, आस्क टू अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। क्या आप हॉस्पिटल में ही हैं? जी हाँ जी भैया, अस्पताल में है। जी, नमस्ते। जी, नमस्ते। ये कह रहा था, क्या स्थिति है? कोरोना वगैरह के पेशेंट्स तो नहीं आ रहे हैं ज़्यादा आप लोगों के हॉस्पिटल में, कोरोना स्थिति हो गया कैसी है? सब इस समय ठीक है भैया, कोरोना का ज्यादा ठीक-ठाक है वो नहीं। स्थिति। जी जी। इस समय हॉस्पिटल में कौन-सी बीमारियों का ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? अभी इस समय हो गया मौसम, तो बीमारी का इस समय नहीं है, समथिंग ठीक है, ठाक है। इस वर्ष से बीमारी ज्यादा है नहीं क्षेत्र में। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायु हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये तो हमारा वैदिक मंत्र ही है, और सभी को इस तरह से स्वस्थ रहें। और हमारे एक साथी थे जो आपने नाम नहीं लिखा हुआ है, QCOMBTDA, आपका मैं नोट करने के लिए पूछ रहा हूँ। इनका क्या है? QCOMBTD, अभी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, शायद हमारे जी शिवानंद जी, भैया इधर ये स्टाफ हैं, लाला शुक्ला जी कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, शुक्ला जी बताइए। जी प्रणाम भैया। जी, प्रणाम। प्रणाम स्वीकार करें। जी, प्रणाम स्वीकार किया, आपको प्रणाम बताएं। और ठीक ठाक हैं, बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई, तो वही दर्शन आज के राज सर जी के माध्यम से जो है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी अपनी सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में। अपन बात करेंगे, मिलेंगे, अभी तो मीटिंग अपन आरटीआई से संबंधित रखे हैं शुक्ला जी, तो फिर अपन थोड़ा इसकी चर्चा कर लें, और आते हैं तो फिर मुलाकात आप लोगों से होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। जी, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कुछ और भैया कोई बात है? अरुणेंद्र बताइए। जी जी, जैसे कि धीरेन्द्र बताइए। सर, हाँ, अरुणेंद्र बताइए। कि जैसे कुछ आरटीआई कार्यकर्ता हैं, अपनी बातें रखते हैं कि अधिकांश ऐसा होता भी है कि जो जैसे पंचायत में आरटीआई लगाते हैं, तो जो ज़्यादातर जानकारी दी नहीं जाती वहाँ से, और अगर दी भी गई तो उनके अपेक्षागत जो जानकारी नहीं रहती है। तो वहाँ से भी कुछ आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं, तो उनको निराश हो जाते हैं कि हमें जो जानकारी चाहिए होती है वो जानकारी वहाँ सबसे से बड़ी नहीं बात, मिल रही। पंचायतों के विषय में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ
अभी विनीता जी से हमारी चर्चा हो रही थी। कल आपने अपनी पंचायत के विषय में कुछ जानकारियां आप बताई और आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। आप अच्छी ट्रेनर रही हैं और सब चीज़ों को आपको इस तरह से, तो ये बात जो आई कि भाई पंचायत में तो बहुत सारी चीज़ों की जो जानकारी है, जो मोटी-मोटी ऐसी जानकारियाँ जिसमें हमें ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है। हम पंचायतों के भ्रष्टाचार की और जनता के लिए जो पैसा आ रहा है, पंचायत और जनता के विकास के लिए, उसकी हम जाँच करवाना चाहते हैं। शासन प्रशासन के समक्ष हम वो बात रखना चाहते हैं। हमारा मूल उद्देश्य ज़्यादातर ये रहता है पंचायतों के संदर्भ में। तो इस विषय में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक ग्राम स्वराज ऐप है, एक प्रिया सॉफ्ट ऐप है और एक प्लानिंग ऑनलाइन है, प्लान V2 करके है, प्लानिंग ऑनलाइन का एक है कि उसमें प्लानिंग कौन-कौन से कार्यक्रमों की, प्रिया सॉफ्ट एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग ऑनलाइन, पंचायत के विषय में काफ़ी अच्छे इनोवेशन चल रहे हैं पंचायत की वजह से, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो अपन हाइलाइट करना चाह रहे हैं। ग्राम स्वराज का ऐप है, ई ग्राम स्वराज का, है ना? इनमें आपको जानकारी मिल जाएगी। आप पंचायत दर्पण है, आपको वहाँ से जानकारी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिल जाएगी। मनरेगा का जो एक तरह से आपका ऐप है, मनरेगा का जो साइट है, वहाँ से आपको मनरेगा के कार्यों की जानकारी मिल जाएगी। तो जो मोटी-मोटी जानकारियाँ हैं कि कौन-सा काम है, कि फला सड़क इनके घर से उनके घर तक, ए के घर से बी के घर तक बनी है, इसकी राशि, इसका स्वीकृत क्रमांक ये है, इसके लिए इतनी राशि आई है, इतने मास्टर रोल जारी हुए हैं। तो मोटी-मोटी जानकारी आपको वहाँ से मिल गई। तो आप ऐसा करिए, पूरे 5 साल की पंचायत के कार्यों का मनरेगा, पंचायत दर्पण आदि में जाकर के हमने फॉर्मेट बनाया था। वो फॉर्मेट मैंने ज़्यादातर सर्कुलेट किया। विनीता जी को कल मैंने सर्कुलेट किया, वो बताया था। जी सर। आप लोग इस तरह से एक फॉर्मेट बनाइए। हाँ, इस तरह से एक सर यहाँ फॉर्मेट एक चीज बनाइए, कहना 5 साल के चाहेंगे। पूरे कार्यों का ब्यौरा। जी। जी, जैसे सर कल वैसे देख रहे थे कि पंचायत में क्या काम हुआ है, तो वहाँ ये देखा गया कि हेलो, आवाज आ रही है सर जी, आपको जी। मेरी? मिनट जी सर। बोलिए। हाँ, आ एक्चुअली रही आ वहाँ रही। ये देखा गया कि जैसे सड़क गई है मुन्ना के घर से मान लीजिए कोई मुकुंद लाल मंदिर तक, ठीक है सर? हुँ, और हुँ। वो दिखाया गया है हुँ, हुँ। 2015 में और 2018-19 में दिखाया गया है कि सड़क गई है मुकुंद से मुन्ना लाल के घर तक। तो ये एक्चुअली ऐसा भी कुछ उसमें ऐसा दिख रहा था कि आपने वाइस वर्सा जैसा कुछ कर दिया। बिल्कुल, खूब होता है मैडम, बहुत सारा चीज़ें विनीता जी बहुत हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर केसेस में इस तरह से होता है कि उसी सड़क को, उस सड़क के बीच में वाइस वर्सा तो हो ही गया है, वो आपने बताया, वो हो ही जाता जी, है। जी। और उसके अतिरिक्त भी यदि मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई 5 हैं, 5 मकान है ए, बी, सी, डी, ई के, है ना? क, ख, ग, घ, जी, जी। अंगा 5 हैं, तो क से लेकर के अंगा के बीच में सड़क, पीसीसी सड़क, फिर अंगा से लेकर के क के बीच में दूसरी पीसीसी सड़क, फिर ख से लेकर के घ के बीच में पीसीसी सड़क, फिर मतलब एक ग से लेकर के फिर अंगा के, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि एक ही पीसीसी सड़क को अलग-अलग नामों से बना करके, अलग-अलग नामों से अलग-अलग राशियाँ निकली हैं। हमारी पंचायत में हुआ है, बहुत सारी पंचायतों में हो रहा है। ये बात आपने बिल्कुल उचित कही है। तो अब जी, इसी ये पॉइंट लगभग को सभी मार्क करना है। पंचायतों अब में ऐसा देखिए, है। सभी पंचायतों में। अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? कैसे इसको आप टैकल करेंगे? इसका जी, तरीका ये जी। होता है कि यदि आप उस पंचायत के हैं, तो आपको एक-एक चीज़ उस पंचायत की पता है। हमारे गाँव की चीज़ हमें पता है कि भाई का का घर कहाँ पे है, खा का घर कहाँ पे है, घा का घर कहाँ पे है और कौन-सी पीसीसी सड़क की ये बात कर रहे हैं। तो हम जी, जी। उसको उसी तरह से, आपने देखा होगा जो फॉर्मेट हमने भेजा हुआ है, उसी तरह से फॉर्मेट में आपको बताना है कि ये जो राशि क से लेकर के हाँ, क से लेकर के अंगा के बीच में जो राशि निकल गई है, वो अंगा से लेकर के क वाली सड़क के लिए ही निकली है। तो जो 10 लाख रुपए क से लेकर के अंगा के लिए निकली है, वो अंगा से लेकर के क के लिए नहीं निकलनी चाहिए फिर से 10 लाख रुपए। या ग से लेकर के जी, घ के जी। बीच में जो है वो क से अंगा वाली में ही आता है, क से घ से ख से घ के बीच में आता है। तो इस तरह से हमें जी, इसको जी। पॉइंट आउट करना है और उसपे जाँच के लिए मार्क करना है। संबंधित जिला पंचायत सीईओ हैं या कलेक्टर हैं या संभागायुक्त हैं या पंचायत विभाग के अधिकारी हैं या जो भी यहाँ चीफ सेक्रेटरी को हम लिख रहे हैं, पंचायत के एसीएस को लिख रहे हैं, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त, जहाँ भी अपन उसको लिखना चाहें, तो अपने इस तरह से पॉइंट आउट करके लिखना है कि यहाँ पे इसकी पूरी रिकवरी बनती है, 420 का मामला है और इसकी भ्रष्टाचार की जाँच की जाए और टू द पॉइंट। तो शिकायतें आप लोग ऐसा बनाया करिए कि एक तरह से देखो जी, डिसेंडिंग अगर ऑर्डर में आपने, बनाना है मैं कि बताता सबसे हूँ, मैक्सिमम। अगर सरकार से आपने एक पैसा भी ले लिया तो आरटीआई में आ जाओ, सारी की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। तो महेंद्र कुमार जी अपना म्यूट नहीं किए थे, हमने उनको म्यूट कर दिया है। आपको चांस मिलेगा महेंद्र जी, मैंने आपका नाम बुलाया था लेकिन आप उस समय शायद थे नहीं। चलिए अपन इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बनाना है, मैक्सिमम करप्शन हैज टू बी पुट ऑन द टॉप ऑफ द लेवल और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आना है और लास्ट में वो चीजें आपको रखनी है
कि जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ। जांच तो हमें सबकी करवा लेना है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक बना हुआ है, ठीक दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। उसके अंदर उन्होंने कैसे मटेरियल का यूज किया हुआ है, कैसी चीजें मतलब बनाया है निर्माण कार्य में इस तरह से। तो ये चीजें जो है हमें उसको ऐसे रखना है। और जो चीज जैसे काम हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा काम जो हुआ ही नहीं है, वो काम के लिए अपन सबसे टॉप पे रखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ये तो काम हुआ ही नहीं है और राज पूरी तरह से निकल आई है। और ऐसे आप बनाइए और जांच कमेटी गठित करके, और आप लोग इसमें जब मार्क किया करें ऐसी शिकायतों की जांच के लिए, तो उसमें स्पष्ट तौर पर आप लिख दिया करिए कि हम पंचायत विभाग के संबंधित जनपद के हम अधिकारियों और कर्मचारियों से जांच की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी इनकी शासकीय कर्तव्यों के प्रति निष्ठा में हमें संदेह है, क्योंकि शासकीय कर्तव्य का ये सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, निष्ठावान नहीं है, इसलिए हमें इनमें संदेह है और हम इनसे जांच नहीं करवाना चाहते हैं। हम इन उपयंत्री, सहायक यंत्री या ऐसे अधिकारियों से हम जांच नहीं करवाना चाहते हैं। एक ऐसी जांच टीम गठित की जाए जो इस पंचायत विभाग से हट करके किसी अन्य विभाग की हो। जैसे पंचायत की जांच करवानी है तो आप पीएमजीएसवाई के लोगों की मांग कर लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जो अधिकारी हैं या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की टीम गठित करके आप जांच की मांग कर लीजिए। या एक ऐसी जांच जो मजिस्ट्रियल लेवल की आप चाहते तो बोलिए कि उसमें एसडीएम की उपस्थिति में जांच करवाई जाए, या उसमें तहसीलदार हों और अन्य विभाग के हों, एक टेक्निकल हो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट कोई हो जो कोर कटिंग और हैमर टेस्ट वगैरह से उसका सैंपल लेकर के जांच करवाएं। तो इस तरह से आप उसमें एक मांग भी कर लीजिए, उसमें एक पॉइंट डाल दिया करिए और स्पष्ट तौर पे। तो कल आप जैसे यदि ये जांच करते हैं तो अच्छी बात है, जांच नहीं करते हैं तो आपका वो जो दस्तावेज है, जो आप एक 5 साल का खाका आपने बनाया हुआ है कि फला सड़क, फला इसका स्वीकृत क्रमांक, मतलब फला इसकी राशि का अमाउंट, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें इतने फर्जी मतलब, तो ये आपके पास डाटाबेस पूरा बन जाता है। तो यदि आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा कल कि हम इसके लिए एक पिटीशन दायर कर दें कि भाई हमारी 6 महीने साल भर से जांच हमने दिया था और ये जांच नहीं हो रही है, शिकायत किया था, तो आप जब वहां पे अपना मामला रखेंगे तो आपके पास एक पूरा डाटाबेस भी रहेगा, आपके पास पूरा इस तरह से डेटा रहेगा और वो डेटा आपको हमेशा ही काम आएगा। फिर आपको कहीं इधर उधर भटकने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई सरकार पता कर ले कि हम जो रोड का नाम लिख रहे हैं या पुल का नाम लिख रहे हैं या बिल्डिंग का नाम लिख रहे हैं या किसी पीएम आवास का नाम लिख रहे हैं, वो उसी नाम से है और उसका हमने स्वीकृत क्रमांक लिखा हुआ है, उसका हमने स्वीकृत दिनांक लिखा हुआ है, उसके लिए कितना राशि सैंक्शन हुई है वो लिखा हुआ है, तो उसकी जांच करवा ले सरकार। और ये सारी चीजें आपको मनरेगा, पंचायत दर्पण, पंच परमेश्वर ऐप, ग्राम स्वराज ऐप, आपको प्रिया सॉफ्ट, और ये यहाँ से सब आपको मिल जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए बेसिक। और कोई चीज ऐसी होती है जो चीजें हमें आरटीआई में लाने की जरूरत है पंचायत की, वो आप समझ लीजिए कि हम कौन सी चीज जो आरटीआई में हम लाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें लिखित तौर पर आरटीआई लगाना पड़ता है। जैसे हमने लगाया कि फला ग्राम पंचायत में का से लेकर के अंगा के बीच में जो पीएम सड़क है, सॉरी पीएम सड़क कहते हैं अपन, पंचायत सड़क है, पीसीसी सड़क है, वो पीसीसी सड़क का हमें टीएस नहीं पता है, टेक्निकल सैंक्शन, प्रशासनिक स्वीकृत नहीं पता है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं पता है, हमें उसका पूर्णता प्रमाण पत्र, जिसे सीसी कहते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वी डोंट नो व्हाट वेयर इज सीसी एंड ये आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, एक ही तरीका है कि इसके लिए अपन अलग से आरटीआई लगाएंगे और उनसे पूछेंगे कि का से लेकर के अंगा तक जनपद पंचायत ये, ग्राम पंचायत ये में का से लेकर के अंगा तक के बीच में स्वीकृत की गई पीसीसी सड़क का ग्राम सभा का प्रस्ताव, इसकी प्रशासनिक स्वीकृत, इसकी तकनीकी स्वीकृत, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र, इसका पूर्णता प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। तो ये आपका हो गया, टू द पॉइंट हो गया। अभी आपको इसको कोई डिनाई भी नहीं कर पाएगा, वो ये भी नहीं कहेंगे कि आपने बड़ा बेग क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें हमें यही नहीं पता चल रहा है कि मतलब कौन सा, जैसे कभी कभी लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2020 के बीच में फला पंचायत के समस्त पंचायती कार्यों का आय व्यय का ब्यौरा, समस्त कार्यों का की जानकारी देने का कष्ट करें। अब देखिए ये तो चीज वैसी होगी कि पहले आदमी भड़क सजाएगा, और यदि आप कहेंगे 5 साल की जानकारी और इतना सारा दस्तावेज, वो कह देंगे कि आपने स्पेसिफिक जानकारी नहीं मांगी है, आपकी जानकारी से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने क्या जानकारी चाहिए है, इसलिए आप स्पष्ट करने का हो गया। एक बार पत्राचार इस तरह से स्पष्ट करने का चालू हो गया फिर तो उलझता गया। तो उलझने से बेहतर है कि हमें हमेशा, जैसे हम एक वित्तीय वर्ष की बात करें कि 2015-16 से 2017-18 2 वित्तीय वर्ष के बीच में हमें पंच परमेश्वर योजना, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि आप किसी एक योजना की ही बात कर रहे हैं कि पंच परमेश्वर या कि मनरेगा, एक योजना का, एक योजना के अंतर्गत हुए पंचायत में हुए
कार्यों की सूची आपने मांगी, तो एक सूची आपको मिल गई। फिर उसमें मांग लिया कि उन कार्यों का मतलब ग्राम सभा का प्रस्ताव भी होगा, उसका भी 1-2 पन्ने में जो भी होता है भाई, वित्तीय वर्षवार एक रजिस्टर होता है, ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है, वो आपने मान लिया। उनकी आप प्रशासनिक स्वीकृति मांग लें, तकनीकी स्वीकृति मांग लें, आप जो भी काम हुए भाई ठीक है, 2017-18 या 2015-16 में काम तो कुछ लिमिटेड ही हुए होंगे, अनलिमिटेड तो काम हुए नहीं है। और ये 2 वित्तीय वर्ष ही तो मैं आपको स्पष्ट बता ही रहा हूँ। तो आप उस वित्त वर्ष का आप टू द पॉइंट इस तरह से उपयोगिता प्रमाण पत्र और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता प्रमाण पत्र, ये चीजें आप जानकारी उनसे मांग सकते हैं, वो सब देंगे। बस ऐसे 2-2 वित्तीय वर्ष का, एक-एक वित्तीय वर्ष का 5 साल का लगाना है तो आप 5 आरटीआई लगा दें, 10 रुपए का सवाल है, किसी बीपीएल साथी से लगवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे आपको ये जानकारी चाहिए होगी, ठीक है। सूची और सब काम तो आपको मिल जाएंगे, वो तो आपको मनरेगा और पंच परमेश्वर से मिल जाएंगे शिकायत करने योग्य। लेकिन जब सवाल ये आता है कि तकनीकी स्वीकृत कहाँ है ना? तो ये स्वीकृत होती है कि ये रोड बननी है, सीसी सड़क बननी है, ग्रेवल सड़क बननी है, तो भैया उसमें कितनी मोटाई होगी, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, कितना उसमें अर्थवर्क होगा, मिट्टी का काम होगा, कितना उसमें कंक्रीट का काम होगा, कितना उसमें एसडीएम होगा, कितना जीबीएम होगा, कितना उसमें मिक्सचर का उसका बैलेंस होगा, ये सारी चीजें आपको तकनीकी स्वीकृति में ही मिलेगी। और जब तक वो तकनीकी स्वीकृति आपके हाथ में नहीं उपस्थित हो पाएगी, तब तक आप डंके की चोट पे नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वो तकनीकी स्वीकृति मिल गई तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही जाकर के फीता उठाइए और उसका मेजरमेंट आप ले लीजिए और फिर वहां से आप सारी चीजें बता दीजिए सरकार को कि यहाँ पे ये गलती हुई है। और शिकायत करने के लिए ज्यादातर जो मनरेगा, पंच परमेश्वर, पंचायत दर्पण, ग्राम स्वराज ऐप, प्रिया सॉफ्ट में जो जानकारी है वो पर्याप्त रहती है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं, बस आपकी शिकायत एक विधिवत बननी चाहिए, एक ऐसी शिकायत बननी चाहिए जिसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या मतलब आप अपनी बात रखना चाहते हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। सर एक बात रखना जी चाहते आगे। हाँ महेंद्र कुमार, हाँ प्रशांत जी। ये बोल रहे थे कि हमने एक शिकायत पुलिया के की थी, वो सांसद की प्रतिनिधि से मिला था 12 लाख रुपए, जो कि हमने जिला पंचायत सीओ के यहाँ भी दिए थे और यहाँ भी दिए थे, जनपद पंचायत जवा में भी। आज तक उसकी कोई न सुनवाई हुई, कुछ भी नहीं हुई। क्या होता है कि जब आवेदन देते हैं तो वहाँ आवेदन डायरेक्ट नहीं पहुँचता जिला पंचायत सीओ, यहाँ ना जनपद पंचायत, वहाँ बोल दिया जाता है कि आप जाइए आवक जावक में जमा कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये समस्याएं अक्सर देखने को मिल रही हैं और विशेष तौर पर कोरोना के टाइम में तो ऐसा बॉक्स बना के रखा हुआ है लोगों ने, बोलते हैं कि इसको टच नहीं करेंगे, आप उस बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पे आपको पावती भी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैंने ये बताया हुआ है कि आप जब बॉक्स में डालें तो अपना मोबाइल ऑन कर लें और मोबाइल ऑन करते समय वहाँ पर आप दिखा दें कि ये रहा कलेक्टर कार्यालय या सीओ कार्यालय या कोई भी संभागायुक्त कार्यालय या जनपद कार्यालय या पंचायत कार्यालय, जहाँ भी हम गए हैं तो ये रहा यहाँ का कार्यालय, आज हम इस दिनांक को आवेदन देने के लिए आए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण आवेदन नहीं लिया जाएगा, इसलिए इस बॉक्स में डाल दो। तो ये हमारा आवेदन आप देख लीजिए, आप कैमरे से उसको दिखा दीजिए ऐसे वैसे करके, ये हमारा आवेदन है, इसको हम यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं और डालने तक आप उसका पूरी रिकॉर्डिंग करिए और फिर वहाँ से नमस्कार करके आप चले आइए और उसको इस तरह से अपने प्रूफ के तौर पर आप उसको रखिए। तो ये एक तरीका हो गया इस चीजों से बचने के लिए। और दूसरा, अब शिकायत आपने करी, वो उसकी जांच करवाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्यादातर ये होता है, प्रक्रिया ये होती है, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आप शिकायत में स्पष्ट रूप से मांग करिए, उसमें लिखिए कि मैं जनपद से हटकर अन्य जनपदों, मतलब जनपद की तो बात ही मत करिए किसी, आप ये कहिए कि हम किसी दूसरे अन्य विभाग से जांच करवाना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हो, टेक्निकली जो एक्सपर्ट हो, टेक्निकली साउंड जो विभाग हो, जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हो गए, पीएमजीएसवाई हो गए, एमपीआरडीसी हो गए, है ना, इस तरह से टेक्निकली जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप जांच की मांग करिए। एक टीम गठित करके उच्चाधिकारी की जांच करवाई जाए। हाँ, वो जांच करवाएंगे कि नहीं वो पूरी तरह से उनके हाथ में है, लेकिन फिर इसके बाद आप 15 दिन बाद उसमें आरटीआई भी लगा सकते हैं कि फला दिनांक को हमने एक आवेदन दिया था जांच के विषय में, इस पर की गई समस्त कार्यवाही, पत्राचार, नोट शीट, ऑर्डर शीट, जांच हुई है तो जांच में संलग्न समस्त दस्तावेज सहित प्रमाणित प्रति आप उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। तो अभी आप आरटीआई लगा करके उसमें आप जानकारी भी चाह सकते हैं। तो इसकी ये प्रक्रिया है प्रशांत जी, ठीक है, आप इसका प्रयास करिए और बताइए कौन सा आवेदन है, हमें भी शेयर करिए, हम भी उसको पता करते हैं अपने स्तर पर। महेंद्र कुमार जी, आप कुछ पूछ रहे थे उस समय। महेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चलिए, हो गया। वैसे समय भी काफी हो गया, हमें लगता है कि हम लोग काफी डिस्कशन कर लिए हैं और काफी महत्वपूर्ण बातें आ भी गई हैं। 1 से 1.5 घंटे पूरा हो गया है, तो हमें लगता है कि हमें लगता है कि अब इसको बंद भी किया जाए, क्योंकि वर्किंग डेज है और बहुत सारे लोगों को कार्यालय वगैरह भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए 9 से 10 इसको 1 घंटे रखा था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्यादातर क्या होता है जब आरटीआई हाँ, लगाते हैं वहाँ भी ये सिस्टम है कि आप आवक जावक में ही आरटीआई लगाएं। ये क्यों? ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसके लिए पहल की जा रही है और बार-बार इसको बताया भी जा रहा है संबंधित विभागों को कि वैसी गलती ना करें। धारा 4 के अंतर्गत जो आरटीआई कानून की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप काम करें। हर एक कार्यालय में एक स्पष्ट रूप से एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए जिसमें ये लिखा रहना चाहिए कि उनके आरटीआई मतलब जो लोक सूचना अधिकारी कौन है, उनका नाम, पद, उनका मोबाइल नंबर, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर, साथ में राज्य सूचना आयोग का जो भी उनको जितना पता ज्ञात हो वहाँ भी वो पूरी जानकारी लिखें कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी, और इस तरह से उनके पास सील होनी चाहिए आरटीआई की। आरटीआई के लिए कोई अलग से उन्होंने व्यक्ति नहीं बैठाया हुआ है कि आरटीआई के आवेदन लें, जैसा कि ज्यादातर कार्यालयों में होता है। वही कोई भी आवक जावक का व्यक्ति जिसको उन्होंने ये जानकारी दी हुई है वो आपका आवेदन लेंगे, आवेदन लेकर के आपको पावती देंगे। वो गलत है। जब भी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो तो आप लोग धारा 18 के तहत एक शिकायत करने से बिल्कुल ही ना चूकें, ये बात ध्यान रखिएगा। धारा 18 के तहत संबंधित आयोगों को पूरे प्रूफ के साथ में आप इसको जरूर अवगत कराएं कि इस कार्यालय में, इस विभाग में ये इस तरह से विसंगतियां हैं, कृपया इस पे अवलोकन किया जाए और इस विसंगति को दूर करने के लिए जो भी संबंधित जो इसके अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको आदेशित किया जाए, निर्देशित किया जाए कि ये विसंगत इस तरह से दूर करें। आप लोग ये जरूर करते रहिए। प्रशांत जी, प्रशांत गौर जी हैं, प्रशांत गौर। हाँ हाँ जी प्रणाम सर। सर अभी मैं सुन पा रहा था शिकायत के में, जैसे मैंने एक शिकायत की थी अपनी ग्राम सभा से संबंधित पौधरोपण को लेकर के, जो कि पूर्णतः असत्य है, और वहां आख्या लगा के सबमिट कर दिया गया कि मेरे आपके ग्राम पंचायत में 45% पौध जो कि उपलब्ध पाई गई है जांच अधिकारी के द्वारा। हेलो जी सुन पा रहे हैं, बताएं जी। और वो जांच अधिकारी जो भी हमारे थे पंचायत सेक्रेटरी महोदय 27 तारीख को आख्या प्रेषित कर देते हैं और 29 तारीख को जांच के लिए मौके पर आते हैं, जो कि मैंने मीडिया को भी आह्वान किया था। उसके साथ इनके खिलाफ खबरें भी चलाई थी, मैंने कई सारी पेपर छपवाया था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे। आपने क्या कहा कि 27 तारीख को ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करके और 29 तारीख को जांच करने के लिए आते हैं? देखिए सर, मेरी बात ये है, मैंने एक शिकायत की थी पौधरोपण को लेकर के, ठीक है, चूंकि उसमें हमारे पंचायत सेक्रेटरी महोदय के द्वारा उस पर आख्या प्रस्तुत कर दी गई कि आपकी ग्राम सभा में जो भी पौधरोपण हुआ है उसमें लगभग 45% पौध मौके पर है, क्योंकि स्थिति यह है 5% पौध भी नहीं है। ठीक, फिर उसको मैंने फीडबैक दिया, फिर से जन सुनवाई पे फीडबैक दिया, तो फीडबैक में पुनः से शिकायत के लिए जांच के लिए आए। उससे पहले तो जांच ही नहीं आए थे, और 27 तारीख को जांच वो आख्या प्रेषित कर देते हैं वहां, 29 तारीख को मौके पर जांच मुआयना करने के लिए आते हैं। आख्या प्रेषित करने के बाद शिकायत को निस्तारित कर दिया जाता है और महोदय 29 तारीख को मौके पर आते हैं जांच के लिए। चूंकि मैंने मीडिया का भी आह्वान कर रखा था, मीडिया के थ्रू मैंने उस चीज को उठाया और कई सारी दिन खबरें भी चलवाई, बट अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और मेरी शिकायत को निराधार बता दिया गया। तो सर चाहेंगे क्या इसमें कुछ कार्रवाई कराई जा? कार्रवाई तो बहुत करवाई जा सकती है, लेकिन कोई सुनने वाला होगा तब आप कार्रवाई करवाएंगे। अब आरटीआई कानून की ये स्थिति है कि आरटीआई, हाँ आरटीआई आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है। उस कानून के परिपालन में कुछ नहीं हो पा रहा है। जो आरटीआई आवेदन रहते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पता नहीं क्या क्या स्थितियां रहती हैं। अभी तो स्थिति बेहतर है हमारे स्टेट में, नहीं तो द्वितीय अपील भी पेंडिंग रहती थी। तो सामान्य शिकायतों की क्या वैल्यू है? सामान्य शिकायतें तो जंक में सीधे जाती हैं, ठीक है, पर उसमें आपको इंटरेस्ट लेकर के काम करना पड़ेगा। हाँ, वो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, आरटीआई लगा दी है मैंने। हाँ, वो बहुत अच्छा आपने किया है, वो हमेशा ही करना चाहिए। और सर 3 आरटीआई में आयोग पहुंच चुके हैं अभी तक, और एक धारा 18 के तहत एक शिकायत भी मैंने कर रखी है, क्योंकि लगभग 1 माह हो चुका है, बट अभी तक कोई सूचना नहीं मिली आयोग से मेरे तक। बस आप उसकी प्रथम अपील समय पर कर देंगे, द्वितीय अपील कर देंगे। धारा 18 की आपने शिकायत कर ही दी है, और अगले मीटिंग में आप जब जुड़े संडे वाली मीटिंग में, नेशनल वेबिनार में, तो आप अपनी बात वहां रख भी सकते हैं कि इस तरह से हमारे साथ, वहां भी आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि आपकी शिकायत आयोग में पहुंच चुकी है, तो आयोग उसमें निश्चित तौर पे हस्तक्षेप करके और कुछ न कुछ अथेंटिक आपकी कार्यवाही करवाने का वो आपको आश्वासन देंगे।
तो इसमें ये आपका, और दूसरी बात ये है कि आपने वृक्षारोपण की जो बात कही हुई है, ये मामला वैसे देखा जाए तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ये प्रयास करिए, चूँकि आप इस फ़ील्ड में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया है। आप इस बात को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी रखने का प्रयास करिए, और एक व्यापक स्तर पे एक आरटीआई लगाइए कि आप एक आरटीआई लगा करके पूरे अपने ब्लॉक लेवल की, मतलब पंचायतों में कितना कुछ वृक्षारोपण के लिए मतलब ये हुआ है, और कितनी राशि आई है, कहाँ कितने वृक्ष लगाए गए हैं, कितने वृक्ष जीवित बताए गए हैं, और उनकी क्या व्यवस्था चल रही है, अन्य जो भी बिंदु हैं, थोड़ा विचार करके बैठ करके इसको इत्मीनान से और एक ऐसी आरटीआई लगाइए जो एक अच्छा बड़ा-सा इश्यू बने, और इस बात को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में फिर रखवाते हैं। आप जुड़े रहिएगा, और वो जो भी जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो वो एक सेमी जुडिशियल वो तरह की है, एक तरह से पावर है उनके पास में, है ना? फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बाद में सीधे हाई कोर्ट ही जाता है मामला। तो उनके क्या निर्णय आते हैं इस विषय में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। आप रीवा से हैं, कहाँ नहीं आप खेरी, लखीमपुर खेरी, यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेरी। हाँ, यूपी, ओके, ओके, थैंक यू। तो आप लखीमपुर, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बेंच आपकी यूपी में भी होगी, ठीक है ना? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हाँ, राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल जो है, उनकी एक बेंच आपकी यूपी में भी होगी, संभवतः लखनऊ या इलाहाबाद में आप पता करिएगा, तो वहाँ भी ये मामला रखा जा सकता है। किसी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसे एडवोकेट हैं, किसी वकील से आप मिल करके उनके माध्यम से भी आप इसको लगवा सकते हैं। इसमें शायद एक प्रोसेस होती है कि जब आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कोई मामला रखते हैं और पर्यावरण से संबंधित होता है, तो वो मामले को 1000 के स्टाम्प के साथ में आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ता है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ पे वकील करें, या अपनी बात अपने आप भी रख सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा यदि आपको लगेगा कि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी बात रिप्रेजेंट ना कर पाएँ तो। इसका यही प्रशांत गौर जी ये तरीका है, और आप निश्चित तौर पे इस पे प्रयास करिए। इट्स वेरी नाइस, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ भी अपने स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी ये हम लोग विचार कर रहे हैं। विचार क्या, इसमें ऑलरेडी लोगों को लगा के रखा हुआ है कि वो वृक्षारोपण के संदर्भ में कैंपा योजना है, बहुत बड़ी समस्या है, जी सर, बहुत बड़ी समस्या है। हेलो, मेरी पंचायत, हेलो विनीता जी, एक मिनट, इनकी बात खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ, वृक्षारोपण ये बहुत बड़ी समस्या है सर। मेरी पंचायत में लगभग वही कह रहे हैं 48,000 रुपए खर्च हुआ है, बट अभी तक वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो मौके पर पौध नहीं है। और वही श्रीमान जी के पंचायत में है, जो हैं उनके मैं आप जी हाँ जी हम आपको बता दें, एमपी की पंचायतों की हम आपको हाल यही बता दें, तो आपको अतिशयोक्ति नहीं होगा इसमें, और आपको ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होगा। तो ये तो चाहे आपका यूपी है, एमपी है, कोई भी स्टेट है, आप तो इंडिया में तो हम आप भ्रमण करते रहते हैं ना, तो स्थितियां तो हम देख रहे हैं कि कैसी है, हर तरह की क्या स्थितियां हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वही है कि यहाँ पे जो हमारे टैक्स के पैसे में जो प्रशासन और शासन की जो शक्तियां हैं, आम जनता के लोकतंत्र की जो ताकत से ही ये सब बनी हुई है, वहाँ पे लोग कहीं नहीं है, बस एक तंत्र जरूर है, और उस तंत्र में सब हिटलर शाही की तरह सब चल रहा है मन मुताबिक। जनता का जो शिकायत है, उसका शिकायत निवारण जो सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म सा है, और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। अब आरटीआई तो आपका अधिकार है, जिसमें उनको पेनल्टी भी लगती है, उसको भी तो इतना लाइटली से लोग ले रहे हैं, तो बात वही आ जाती है। अपन विनीता जी से थोड़ा सा सुनेंगे। विनीता जी कुछ कहना चाह रही थी। सर, ये जो कैंपा योजना है ये मध्य प्रदेश में लागू है, इसके तहत ही ये पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी कुछ पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही ये दिया जा रहा है, जैसे अभी 2-3 एनजीओ है, उन्होंने भी ऐसा किया कि हमारे थ्रू अगर कर दिया जाए तो हम इसमें पौधारोपण में हमारे क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो उसमें कोई उनका स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को ही ये कैंपा योजना में दे रहे हैं, जिससे ये पौधारोपण हो सकता है सर। ये मध्य प्रदेश में है सर ओनली। बिल्कुल विनीता जी, बहुत सही आपने बात कही है। स्वसहायता समूहों को दे देते हैं, किसी एनजीओ को दे देते हैं, किसी कंपनी को दे देते हैं, वो सब चीजें अपन जानते हैं, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा बजट आवंटन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप जानती हैं कहाँ पे समस्या हो रही है? समस्या हो रही है मॉनिटरिंग बॉडी, प्रशासन जो उसको देखने वाला है, वो तो आंख बंद कर लेता है ना। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जो नहीं एक्चुअली मेरा ये कहना है आपसे कि वो उन्हीं को देते हैं जो उनको जानते हैं, जो एक्चुअल में लाइबल है, काम करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, और उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस योजना के तहत रोजगार भी दे दें
और थोड़ा बहुत अपनी आजीविका भी चला ले, तो वो उनको नहीं दे रहे हैं, मेरा ये कहना है आपसे। वो केवल उनके जो कुछ फंडिंग एजेंसीज टाइप से रखी उन्होंने कि हमने फंड यहाँ से निकाला और इनको दे दिया और इन्होंने काम करके हमें बता दिया कि ऐसा चल रहा है, ऐसा मेरा कहना आपसे। क्योंकि सिंगरौली और सीधी डिस्ट्रिक्ट पे 1-2 लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया अभी 15 दिन की घटना थी सर। तो आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा होगा पंचायतों को या जनता को, इससे क्या फायदा होगा? सर इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 100 पेड़ लगाना है तो उन्होंने मान लीजिए 15 से 20 पेड़ लगाए हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी वो दिखाएंगे, जबकि वो पौधारोपण तो 100 पेड़ का दिखा रहे हैं ना सर, मेरा ये कहना आपसे। तो मतलब तो इससे कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है पर्यावरण को इससे। वही चीज है एक्चुअल में जो आपने जैसे बताया ना ग्रीन ट्रिब्यूनल का, लेकिन फिर वही सोचने में आया कि कैंपा योजना के तहत जो पेड़ लग रहे हैं एक्चुअल में अगर वो नहीं लगे तो प्रॉब्लम तो हमारी इंडिया को हो जाएगी इन फ्यूचर। बिल्कुल वही प्रॉब्लम होने वाली है और सभी योजनाएं एक ही जैसी हैं। सबसे बड़ी बात वही आती है कि इसको मॉनिटरिंग बॉडी सही नहीं है ना। हर चीज जब विनीता जी जब हर चीज बनती है, हर एक योजना बनती है, हर बातें आती हैं, तो उसके लिए आपको पता होगा कि एक पहले ही मॉनिटरिंग बॉडी डिसाइड हो जाती है कि इनके कार्यों की निगरानी ये इंजीनियर ये अधिकारी करेंगे। अब जब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो वो क्या कर रहे हैं? भाई योजना तो आप कितनी भी ला दीजिए, कुछ भी बना दीजिए कागजों पे, कागज में वो भी बन जाएगा, कागज में जंगल में पेड़ लग जाते हैं, कागज में वृक्षारोपण हो जाता है। तो ये समस्या हो रही है। अब इसको ये सतत आवाज उठानी पड़ेगी और जो लोग अब चूंकि शासन प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं, तो जनता को ही करना है। तो इस तरह से जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी लोग हैं, जो भी नजर रखते हैं, तो समय समय पर ये बात जरूर देखते रहें अपने अपने क्षेत्र में, हर जगह ये देखते रहें कि स्थितियां क्या हैं और किस तरह से वो डील की जा रही है। जहां भी अनियमितता समझ में आए आपको विसिल ब्लोअर बनना है, आपको आवाज उठानी है। हमारे ख्याल से ये सबसे बेहतर ही है और यही करना पड़ेगा इस देश में। और क्या करें, अभी ये कार्यक्रम काफी लंबा भी हो गया है और क्योंकि डिस्कशन काफी लंबे खींचते गए, लगभग 2 घंटे पौने 2 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। तो आप सभी का जो भी शेष लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। और आप अन्य जो भी लोग इसमें आ पाए हैं, हमारा हर सदस्य को ये प्रयास रहता है कि अपनी लोकल और इस तरह से समस्याओं को लेकर के, जनरल लोकल हर तरह से समस्याओं को लेकर के, तो आरटीआई से जुड़ी हुई हैं या कुछ समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको अपन इस तरह से एक फोरम में इस तरह से रखें और आप सब बोलें और हम सब इस तरह से एक दूसरे को सुनें और हमारे स्तर पर जो भी बातें हैं उसका आप लोगों को मार्गदर्शन किया जाए। और इसी के साथ ही हम अब ये सेशन बंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को अभी आप नेशनल जूम मीटिंग में अवश्य आएं, जिसमें हमारा आरटीआई से संबंधित एक वो होता है, इसमें से विशेषज्ञ लोग आते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जी नमस्कार सभी को, प्रणाम।